हे गाइस, आज हम करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट की हिंदी खा। इस पूरे सब्जेक्ट का नाम है हमारा हिंदी भाषा और साहित्य। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ वो सभी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं, आखिर हमारी कौन कौन सी यूनिट्स में से किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को पूछा जाएगा वो भी हम देखेंगे। ये है हमारा हिंदी खा का सिलेबस। यूनिट फर्स्ट क्या है हमारी, हिंदी भाषा और साहित्य। इसके अंदर हमारे 2 चैप्टर दे रखे हैं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा की बोलियों का परिचय देना हमें। इसके अंदर से किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको इस नोट्स में काफ़ी अच्छी तरीके से दिए गए हैं, सभी क्वेश्चंस को विद आंसर के साथ। आप चाहते हैं इस नोट्स को परचेज करना तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी की जो हमारी फर्स्ट यूनिट की जो हमारा खा पार्ट है उसके अंदर क्या है, हिंदी साहित्य का हमें इतिहास को पढ़ना है। पूरा जो इतिहास रहा है अलग अलग कालों के बारे में पढ़ना, हमें आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और हमें गद्य विधाएं जो हुई हैं हमारी, जैसे हमारे नाटक का कैसे उद्भव हुआ है और हमारे निबंध का किस तरीके से विकास हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। यूनिट सेकंड जो है हमारी भक्ति काल कविता में हमारे जो कबीर और जो तुलसीदास है उन दोनों के बारे में पढ़ना है। थर्ड यूनिट के अंदर हमें मैथिली शरण गुप्त और केदारनाथ अग्रवाल उनकी कविता है धूप, उसके बारे में पढ़ना है। और इकाई 4 जो है हमारी उसके अंदर क्या हमारा आधुनिक कविता के अंदर हमें पढ़ना है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है बालिका का परिचय, उनकी कविता के बारे में और जो इनका पूरा जीवन परिचय रहा है उसके बारे में देखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है तोड़कर पत्थर, उसके बारे में देखना है हमें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा किस तरीके का है। चैप्टर फर्स्ट में से पूछा गया है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जैसे कि हमने अभी देखा था कि हमारा सिलेबस के अंदर सबसे पहले यही था कि आखिर हिंदी भाषा का उद्भव किस तरीके से हुआ है उसका हमें परिचय देना था। ठीक है, उसी के ऊपर हमारा ये पहला क्वेश्चन बनकर आया कि आखिर किस तरीके का इसका उद्भव हुआ। उद्भव विकास का मतलब एक ही है कि आखिर इसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, हमें अलग अलग परिस्थितियों के बारे में इसके अंदर डिफाइन करना होगा। ठीक है, अगर आप कोई भी आंसर लिखते हो तो उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको परिचय देना होता है उस क्वेश्चन का। ठीक है, परिचय देने के बाद आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि अच्छा हमें उद्भव और विकास बताना है। देन आप उसका एक पॉइंट बनाओगे कि हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। ठीक है, फिर उसके बाद उसको डिस्क्राइब करोगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देना होता है, यानी आप पहले इसका क्या दोगे, एक परिचय दोगे। स्टार्ट करते हैं अपना। वैदिक संस्कृत काल में आर्य प्रदेश में 3 स्थानीय बोलियां विकसित हो चुकी थी। जो हमारा वैदिक संस्कृति काल है, यानी आप कह सकते हो बहुत जो हमारा प्राचीन समय रहा है, एंशिएंट टाइम के समय में क्या हुआ करता था, जैसे हम सभी जानते हैं कि उस समय में संस्कृत जो भाषा थी जो हमारी वो काफ़ी ज़्यादा प्रमुख हुआ करती थी। और उस समय में 3 स्थानीय बोलियों का क्या हुआ था, विकास हुआ था, हम कह सकते हैं उसका डेवलपमेंट हुआ था। स्थानीय बोली कौन सी होती हैं, जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बोली जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्थानीय बोलियाँ कहते हैं। अब वो 3 बोलियाँ कौन सी थी हमारी, सबसे पहली थी हमारी कौन सी, पश्चिम उत्तरी, और दूसरी थी हमारी मध्य प्रवर्ती, और तीसरी थी हमारी पूर्वी। ठीक है, ये 3 भाषाओं का हमारा वैदिक काल के अंदर कह सकते हैं हमारा विकास हुआ था। ठीक है, पाली काल में एक और स्थानीय बोलियां धीरे धीरे 6-7 हो गई थी। पाली काल यानी जब कह सकते हो आप, जब बौद्ध ग्रंथ और जब जैन ग्रंथ, इन सभी भी ग्रंथों का जब विकास होने लग गया था, जब उनको लिखा जाने लग गया था, उसी समय में और भी 6-7 जो बोलियां हैं उनका भी विकास धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आपको मतलब कि भाषा जो है हमारी, जो लैंग्वेज है, उनके बारे में थोड़ा डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है उसका इंट्रो दे देना है। ठीक है, सिंपल से आपको इंट्रोडक्शन देना है, ज़्यादा टफ इंट्रोडक्शन नहीं देना है। ठीक है, इन्हीं में अपभ्रंश काल में, जो हमारा अपभ्रंश काल, ये भी हमारा एंशिएंट टाइम में आता है, उस समय में क्या हो रहा था, इसी समय में अपभ्रंश बोलियों की भी 6-7 जो स्थानीय बोलियां हैं उसका भी विकास हो गया था। अब वो कौन कौन सी बोलियां, वो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से बता रखा है, दिखा रखा है हमने, कि जो हमारी प्रचुर भाषा हो गई, केकई हो गई, टक, शेरशनी, महाराष्ट्र, अर्ध मगधी, ये सारी भाषाओं का हम कह सकते हैं उस समय में विकास हो रहा था। और इन्हीं सारी जितनी भी हमारी लैंग्वेज रही है, जितनी भी हमारी भाषाएं रही हैं, उन्हीं से धीरे धीरे करते आगे करते हमारी हिंदी जो भाषा है, जो आज हम बोलते, आम बोलचाल की भाषा जो है हमारी भारत के अंदर सबसे बोली जाने वाली भाषा, हम हिंदी को कह सकते हैं। ठीक है, जो सभी लोग आराम से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो कि दक्षिण साइड में है ना अलग अलग भाषाएं बोली तो जाती हैं, बट अगर आप उनसे हिंदी में बात भी करते हो तो वो समझ जाते हैं। इन्हीं सारी भाषाओं से धीरे धीरे करके हमारी हिंदी जो भाषा है उसका उद्भव हुआ, हम कह सकते हैं उसका डेवलपमेंट
डेवलपमेंट हुआ, उसका आप कह सकते हो विकास हुआ। ठीक है, इन्हीं अपभ्रंशों से आधुनिक भाषाएं उद्भव हुई। ठीक है, ये जितनी भी हमारी अपभ्रंश भाषाएं, अपभ्रंश का मतलब ही होता है टूटी फूटी भाषाएं जो पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं है ना, पूरी तरीके से वो पूर्ण नहीं है। तो वही टूटी फूटी भाषाओं से धीरे धीरे करके क्या हुआ, हमारी जो आज की जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं या जो हमारी हिंदी है, उन सभी का हम कह सकते हैं उद्भव हुआ। ठीक है, जितनी भी हमारी है आज, जैसे पंजाबी, महाराष्ट्रीय, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, ये जितनी भी हमारी भाषाएं बोली जाती हैं आज के समय में, वो इन जो हमारी अपूर्ण जो भाषाएं थी उस समय के अंदर, उन्हीं से धीरे 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 करते करते इनका पूर्ण विकास हो पाया है। ठीक है, हिंदी जो 5 उपभाषाओं से मिलकर इसका एक समूह है। अब वो 5 कौन सी उपभाषाएं हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। ठीक है, ये सारी जो हमारी हिंदी है, इन 5 भाषाओं को हम क्या कह सकते हैं, हिंदी भाषा की हमारी क्या है, उपभाषाएं हैं। ठीक है, इन्हीं से हमारा पूरे देश में आप देख सकते हो ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। कहीं पश्चिमी हिंदी बोली जाती है, कहीं पूर्वी हिंदी, कहीं राजस्थानी में अलग अलग तरीके की भाषाएं होती हैं, पहाड़ी के अंदर बिहारी में, है ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करा जाता है, हम जैसे हम अपने भारत में देखते ही हैं। ठीक है, अब हमारा सबसे पहले आता है जो हमारा हिंदी शब्द है। आखिर जो हमारा हिंदी शब्द है उसका कैसे विकास हुआ, उसका उद्भव कहाँ से हुआ है। ठीक है, हिंदी वर्ड किसने दिया है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे आपने 12th क्लास में ही पढ़ा होगा, जो हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था जो हमारा हड़प्पा सभ्यता वो हमारा सिंधु नदी जो है उसके किनारे पे बसी हुई थी। ठीक है, और उस नदी के किनारे ही जितने भी हमारे आक्रमणकारी हो गए या जितने भी हमारे विदेश यात्री होते हैं, वो उसी के सहारे हमारे भारत के अंदर आया करते थे। ठीक है, और वो सिंधु नदी के किनारे आया करते थे। इसी तरीके से ईरान के कुछ यात्री, ईरान के जो लोग थे, वो जब आए भारत के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर, तो वो उन्होंने क्या नाम रख दिया, सिंधु, जो सा से शुरू है हमारा, हम देखेंगे सिंधु नदी, तो ईरान के अंदर सा को ना हा बोला जाता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या रख दिया, सा को हा रखा गया, तो उन्होंने क्या रख दिया, हिंदू। ठीक है, हिंदू रख दिया। तो ईरानी से हम कह सकते हो ईरान के जो लोग आए भारत के अंदर, चाहे आप कह सकते हो आक्रमणकारी आए, जो जितने विदेश यात्री आए, उन्होंने सिंधु नदी किनारे आए थे। सिंधु नदी के किनारे हमारा पूरा भारत बसा हुआ था, हमारी सभ्यताएं बसी हुई थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, हिंदू रख दिया। ठीक है, वहीं से हमारा कौन सा शब्द निकल के आया, हिंदी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हिंदू कह सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा जो हमारा पूरी जो हिंदी भाषा है। ठीक है, जो हमारी जो आम बोलचाल की भाषा है हमारी हिंदी भाषा, आखिर उसका उद्भव और विकास किस तरीके से हुआ है। भारत में सबसे पहले वैदिक संस्कृति चलती थी। भारत में जो पुराना समय रहा है हमारा, उस समय वैदिक संस्कृति चला करती थी। ठीक है, भारतीय भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। जो हमारा पूरा भारतीय संस्कृति रही है, उसके अंदर हमारा सबसे पुराना जो ग्रंथ माना गया है, वो कौन सा ग्रंथ माना गया है, हमारा ऋग्वेद ग्रंथ है। उसको सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुराना ग्रंथ माना गया है, जो हमारा कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, संस्कृत। इससे हम समझ सकते हैं कि भारत में यानी एंशिएंट टाइम में क्या था, भारत के अंदर संस्कृत भाषा को बोला जाता था, लेकिन संस्कृत भाषा को काफ़ी ज़्यादा शुद्ध माना जाता था, पवित्र माना जाता था, इसलिए ये आम बोलचाल की भाषा नहीं थी, यानी जिसको अछूता माना जाता था, यानी जो नीची जाति ऊंची जाति का इस तरीके का उस समय में काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था। ठीक है, धर्म का बोलबाला था। तो इस वजह से संस्कृत जो भाषा है वो आम पब्लिक जो हुआ करती थी, आम लोग जो हुआ करते, सामान्य लोग जो हुआ करते थे, वो इस भाषा का यूज़ नहीं करा करते थे। ठीक है, संस्कृत भाषा का जो हमारा पूरा समय रहा है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक का रहा है। ठीक है, संस्कृत के 2 प्रकार रहे हैं हमारे, एक वैदिक संस्कृति रहा है हमारा और दूसरा रहा है हमारा लौकिक संस्कृति। अब वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति हमारा क्या है, जैसे वैदिक संस्कृति में क्या है, जितने भी हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, जितने भी हमारे ये सब लिखे गए हैं, वो हमारी क्या कहलाएंगे, हमारे वैदिक संस्कृति कहलाएंगी। ठीक है, और जो हमारी लौकिक संस्कृति में कौन सी आ जाएंगी, जिसके अंदर हमारा रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण, ये सारी रचनाएं हुई हैं, उसको हम क्या कहेंगे, लौकिक संस्कृति कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम रामायण, महाभारत में इसमें अंदर हम क्या देख रहे हैं, जो परिवार है, परिवार के अंदर क्या परेशानी आ रही है, प्रशासन कैसा है, ये सारी चीज़ें हमने रामायण महाभारत में देखी हैं। उपनिषद और वेद वगैरह में क्या है कि आखिर हमें कौन सी चीज़ों को रूल रेगुलेशन बता रखे हैं। हम सिंपल से हम कह सकते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा काम करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, है ना, ये सारे रूल रेगुलेशन हमारे इन सभी में कह सकते हैं हमारे वैदिक संस्कृति के समय में जो रचनाएं
हुई थी उसमें बताया गया, लेकिन लौकिक संस्कृति में ऐसा नहीं है। ठीक है, लौकिक संस्कृति हम कह सकते हैं जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है उसमें लिखा गया है, और इसी से प्रचलित होती है, हमारी पाली भाषा के रूप में ये प्रचलित हुई। ठीक है, पाली भाषा हम कह सकते हैं जो हमारी आम बोलचाल की भाषा थी। ठीक है, क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा लोग नहीं बोला करते थे। ठीक है, जो आम लोग हुआ करते थे वो लोग कौन सी भाषा का यूज़ करा करते थे, पाली भाषा का वो यूज़ करा करते थे। अब आ जाता है जो हमारी हिंदी भाषा है उसको 3 कालों में हम कह सकते हैं विभाजन करा गया, उसको विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है हमारा प्राचीन या आदिकाल हिंदी कह सकते हैं, हमारा मध्यकालीन हिंदी कह सकते हैं, थर्ड है हमारा आधुनिक हिंदी। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारा हिंदी भाषा है वो 3 कालों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इनका सन भी आपको यहाँ पे बता रखा है, या ये भी आपको याद रखना है कि कब से कब तक का हमारा जो प्राचीन या आदिकालीन जो हमारा हिंदी रहा है वो कब से कब तक का उसका पूरा टाइम पीरियड रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं हमारा पहला पॉइंट जो हमारा प्राचीन या आदिकालीन हिंदी, इसको समझते हैं। इसमें क्या है, हमारा जो हमारा आदिकालीन समय था हिंदी का, उस समय में जो हिंदी भाषा जो थी हमारी वो अपभ्रंश भाषा के काफ़ी ज़्यादा करीब थी, और हिंदी के अंदर जो हमारी हिंदी भाषा है उसके अंदर कई बोलियों का भी बहुत ज़्यादा मिश्रण हुआ करता था, अलग अलग तरीके की बोलियों का इसके अंदर हम कह सकते हैं मिश्रण था। और इस समय में क्या हुआ था, हमारा जो आदिकालीन का जो हमारा समय रहा है, इसी समय में अलग अलग तरीके की जो हमारी ध्वनियाँ होती हैं, है ना, वो इस समय में इस काल के अंदर हम कह सकते हैं उसका विकास भी हुआ था। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे क्या, ए और ओ ये दोनों संयुक्त स्वर अपभ्रंश में नहीं थे, यानी जो ये दोनों जो हमारे ए और ओ हैं वो हमारे क्या थे, वो संयुक्त रूप से मतलब इकट्ठे रूप से अपभ्रंश के अंदर वो उस समय में नहीं बोले जाते थे। लेकिन आदिकालीन समय में जब आया हमारा हिंदी के अंदर, उस समय में क्या हो गया, इन दोनों स्वरों का उच्चारण जो है वो संयुक्त तरीके से होने लगा था, यानी इन दोनों को हम कह सकते हैं एक कर दिया गया। हम कह सकते हैं क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है, जैसे ए और ओ, ठीक है, ये कर दिया गया। ठीक है, कब, जब आदिकालीन हिंदी का समय आया जब। इसी तरीके से आगे यहाँ पे बता रखा है आदिकालीन हिंदी में क्या हुआ था, आकर क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी हुए। अब इसके रूप में काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं भिन्नता आ गई थी। अपभ्रंश के समय में हमारा जो हमारा ड और ड है, ये दोनों व्यंजन जो थे वो नहीं बोले जाते थे, लेकिन आदिकालीन के समय में इनका भी क्या कह सकते हैं हम, विकास हो गया था। अपभ्रंश में न, मह, लह संयुक्त व्यंजन थे। ठीक है, मतलब कि इनको संयुक्त रूप से लिखा जाता था, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, इसका विकास हुआ। जब क्या हो गया, इसको हम कह सकते हैं संयुक्त रूप से ना करके इसको हम कह सकते हैं इंडिविजुअल कह सकते हैं, सिंगल सिंगल हो गए। ठीक है, अपने आप में पूर्ण हो गए। ये ना को इस तरीके से लिखा जाने लगा, माँ को इस तरीके से, ला को इस तरीके से। पहले इस तरीके से लिखा जा रहा था, अब इस तरीके से लिखा जाने लग गया। हम कह सकते हैं आगे चलकर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं परिवर्तन हमें देखने को मिले। व्याकरण की दृष्टि से भी, अब यहाँ पे हमने स्वर और व्यंजन की दृष्टि से देखा किस तरीके का था आदिकालीन समय में। अब देखते हैं हमारा व्याकरण की दृष्टि में भी काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं अपभ्रंश की काफ़ी ज़्यादा निकट थी हमारी जो हिंदी थी, और इसका काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं विकास भी हुआ। 1500 ईस्वी तक आते आते क्या हुआ था, हिंदी अपने पैरों पर खड़ी होना स्टार्ट हो गई थी, यानी धीरे धीरे इसके अंदर डेवलपमेंट तेज़ी से होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और संयोगात्मक थी, लेकिन आदिकालीन में क्या हो गया था, अपभ्रंश के समय में क्या थी, वो संयोगात्मक थी, यानी काफ़ी शब्दों से वो जुड़ी हुई थी। लेकिन आदिकालीन समय में क्या हो गई, वो वियोगात्मक हो गई, यानी अकेली यानी सिंगल तरीके से लिखी जाने लगी। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ना अपने में, माँ अपने में, ला अपने में, इस तरीके से जो हमारे व्यंजन है उनको, स्वरों को लिखा जाने लगा। ठीक है, हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की आदि शब्दों की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई। कब, जब मुसलमानों का आक्रमण कह सकते हैं जब भारत के अंदर होने लग गया, तो अब जो भारत के अंदर जो हिंदू लोग रहा करते थे उनका संपर्क, या जितने भी कवि थे उनका संपर्क किससे होने लग गया, मुसलमानों से होने लगा। अब मुसलमानों की जो भाषा थी वो कौन सी थी, अरबी, फारसी, तुर्की। यहाँ से वो आक्रमणकारी आते थे, या जितने भी मुसलमान या कह सकते हो मुस्लिम शासक रहे हैं उन सब की भाषा यही रही है। तो इसलिए अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, हिंदी के अंदर इन शब्दों का, जो अरबी के शब्द हो गए, फारसी के शब्द हो गए, तुर्की के शब्द हो गए, इन शब्दों की जो संख्या है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लग गई थी। ठीक है, प्रारंभिक जो हिंदी के प्रारंभिक काल में क्या हुआ था, जो डिंगल, पिंगल, ब्रज, अवधी, मैथिली आदि भाषाओं में साहित्य लिखे जाने लगे। ठीक है, अलग अलग आप कह सकते हैं भाषाओं में
हमारी जो साहित्य हैं वो लिखे जाने लग गए थे। आगे देखते हैं हम अपना आदिकालीन समय में और हमारा क्या हुआ था। आदिकालीन हिंदी में क्या होता है, विभिन्न प्रभावों से शक्ति प्राप्त कर विकसित हो रही थी। जो आदिकालीन जो हमारी हिंदी थी वो अलग अलग जगहों से अपनी शक्तियों को प्राप्त कर रही थी, यानी अलग अलग भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर समेट रही थी, संजो रही थी, और धीरे धीरे इसका हम कह सकते हैं विकास हो रहा था। अब आ जाते हैं हम अपने मध्यकाल पर। मध्यकाल के अंदर क्या है हमारा, जैसे मध्यकाल जो हमारा एक अंधकार का युग भी कहा जाता है हमारा, क्योंकि इस समय में जो धर्म का जो बोलबाल था वो काफ़ी ज़्यादा अधिक हो चुका था। वो भी किस धर्म का, ईसाई धर्म का। इस काल को हिंदी भाषा के विकास में सर्वोत्तम काल कहा जा सकता है। आप कह सकते हो इसको हम स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा मध्यकाल, जो हमारे पूरा टाइम पीरियड रहा है, इसको हम हिंदी भाषा के विकास में स्वर्ण युग कहते हैं। यानी ये काफ़ी इस समय में हमारा हिंदी भाषा का काफ़ी अच्छी तरीके से इसका विकास हुआ था। भाषा और साहित्य दोनों की दृष्टि से इस युग में विशेष महत्व है। मध्यकालीन हिंदी पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। आदिकालीन समय में क्या था, जो हिंदी थी वो धीरे धीरे खड़ी होना स्टार्ट हो रही थी, यानी अपना जो वजूद है वो बनाना इसका स्टार्ट कर रही थी। लेकिन मध्यकाल तक आते आते समय में क्या हो गया, जो हमारी हिंदी थी वो पूरी तरीके से अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होने लगे। अब क्या होने लगा था कि अब पहले क्या था, जब जो मुस्लिम शासक आए, आक्रमणकारी आए, उनकी वजह से फारसी, अरबी इन शब्दों का विकास होने लग गया था हिंदी के अंदर। और इसी तरीके से अलग अलग, जैसे कि अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, स्पेनी आए, फारसी आए, ये अलग अलग देशों से, बाहर के देशों से और भी लोग जब आए भारत के अंदर, विदेश यात्री हैं, तो उनकी जो भाषाएं थी, उनके शब्द जो थे वो भी हमारी हिंदी भाषा के अंदर समाने लग गए। हम कह सकते हैं हिंदी भाषा जो थी, हमारी हिंदी के अंदर जितनी भाषाएं थी वो सारी की सारी इससे प्रभावित होने लग गई, ये वाली भाषाओं से और इन वाली भाषाओं से। ठीक है, धर्म की भावना जो थी हमारी प्रबल होने के कारण उस समय में तत्सम शब्दों का जो प्रयोग है वो काफ़ी बढ़ चढ़कर किया जाने लग गया था, क्योंकि जो धर्म का जो बोलबाला है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं हम मजबूत हो गया था। लोगों ने धर्म पर विश्वास करना, अंधविश्वासों की तरह धर्म पर विश्वास करना स्टार्ट कर दिया था। साहित्य में गद्य की अपेक्षा पद की ओर कवियों का विशेष झुकाव रहा। मध्यकाल के अंदर क्या था, जो साहित्यकार हुआ करते थे, जितने भी हमारे कवि वगैरह हुआ करते थे, वो गद्य की अपेक्षा यानी गद्य को ना लिखकर वो पद्य को, यानी कवियों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा झुकाव दिया, पद्य को लिखा करते थे। ब्रज और अवधि इस काल की समृद्ध भाषा थी। जितने भी हमारे काव्य, काव्यांश वगैरह जितने भी लिखे जाते थे, पद पद्यांश, वो सारी हमारी कौन सी भाषा में हुआ करते थे, ब्रज या अवधि भाषा के अंदर लिखे जाते थे। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे जब आधुनिक काल में आए तो वही हमारा खड़ी बोली में इन सबको लिखा जाने लग गया। ब्रज में कृष्ण साहित्य और अवधि में राम साहित्य रचे गए। ठीक है, जो ब्रज की जो भाषा होती थी उसके अंदर जितने भी साहित्य लिखे जाते थे उसके अंदर कृष्ण के बारे में बताया जाता था, और जो अवधि भाषा में जितने भी साहित्य हुआ करते थे उसके अंदर हमारे राम जी जो होते हैं उनके बारे में साहित्य को लिखा जाता था। थर्ड पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, आधुनिक काल। इस काल के अंदर क्या हुआ था, हिंदी भाषा के इतिहास में इस काल का जन्म संघर्ष तथा क्रांति में हुआ था। जो हिंदी भाषा का जो इतिहास हुआ वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष और क्रांति पूर्व हुआ इस काल के अंदर। क्यों, जैसे कि अगर आपने 11th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने सामंतवाद चैप्टर पढ़ा होगा, जो हमारा पूरा मध्यकाल के ऊपर बेस्ड है वो चैप्टर। उसमें बताया गया है किस तरीके से सामंतवादियों ने और ईसाई धर्म ने कैसे अपना पूरा प्रभुत्व जमा रखा था पूरे विश्व के अंदर, और उन्हीं का बोलबाला हुआ करता था। उन्हीं से संघर्ष के बाद, लड़ाई के बाद पूर्ण जागरण काल आया। उसी को हम आधुनिक काल भी कहते हैं अपनी साहित्यिक लैंग्वेज में, और उसी को हम पूर्ण जागरण भी कहते हैं, इंग्लिश में रेनेसां कहते हैं। ठीक है, अलग अलग नामों से हमारा ये पूरा काल जो है जाना जाता है। ठीक है, ब्रज और अवधि के स्थान जो था वो धीरे धीरे घटने लग गया, और आपको कौन सी भाषा का प्रचलन हो गया था, खड़ी बोली जो भाषा है हमारी वो बोली जाने लग गई, और उन्हीं में साहित्य भी लिखे जाने लग गए। अंग्रेज़ों को भारत की जनता से संपर्क करने के लिए यहाँ की भाषा को सीखना अवश्य हो गया था। जब अंग्रेज़ अब भारत के अंदर आ चुके थे, है ना, उन्होंने हम पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। अब वो हमारे पूरे भाग्य विधाता बन बैठे थे। ठीक है, अब क्या था, अब उन्हें अगर आम पब्लिक की भाषा को समझना है, हमसे संपर्क करना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, हमारी भाषा भी तो सीखनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत उन्हें समझ में भी तो आना चाहिए ना कि हिंदी जो भाषा है तरीके से बोली जाती है आखिर क्या है ना, उसको हमें सीखना पड़ेगा इन लोगों को। अगर हम कहीं किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज आना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्हें भी हिंदी भाषा को सीखने के लिए उन्होंने अलग अलग कॉलेज खुलवाए। 1800 ईस्वी में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने
कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी, जहाँ पर हिंदी का विकास काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया। ठीक है, वहाँ पे हिंदी का विकास का प्रारंभ किया गया। अंग्रेजों ने इसका पूरा कह सकते हो स्टार्टिंग कर दी थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत तेंदु युग में खड़ी बोली में गद्य लिखा जाने लगा। जैसे मध्यकाल के अंदर क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ पद लिखे जा रहे थे, लेकिन जब भारत तेंदु युग आया, आधुनिक युग आया, आधुनिक काल का जब समय आ गया, उस समय में क्या हुआ, हमारे अब गद्य भी लिखे जाने लगे थे। द्विवेदी युग के समय में हमारा क्या हो गया था, खड़ी जो बोली थी उसके अंदर साहित्य लिखे जाने लगे, उसी को हमने स्वर्ण युग के नाम से हमने इसको पुकारा। ठीक है, आज हिंदी वाणिज्य विज्ञान विधि तकनीक की भाषा है। आज हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी हिंदी जो भाषा है उसका जो विकास है बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है। अब आज के समय में ये वाणिज्य यानी अगर हम कहीं से किसी से व्यापार करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, विधि के तकनीक के क्षेत्र में, हर जगह हमें हिंदी जो भाषा हमें देखने को मिलती है। हिंदी भाषा की गणना आज विश्व की उन्नत भाषाओं में होने लग गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हिंदी भाषा है हमारी, वो काफ़ी सारे कालों से गुजरते हुए आई, उसका जो विकास है वो बहुत धीरे धीरे हुआ, लेकिन आज के समय में हिंदी जो भाषा है उसकी गणना आज पूरे विश्व के अंदर उन्नत भाषाओं में से की जाती है। इसी क्वेश्चन का आपको एंड में निष्कर्ष बता देना। निष्कर्ष तो आपको डायरेक्ट अपने आप बनाकर लिखना होता है। ठीक है, अगर आप को नहीं पता कि निष्कर्ष कैसे लिखते हैं तो आप हमारे नोट्स में देख सकते हैं कि आखिर निष्कर्ष क्वेश्चन का कैसे लिखा जाता है, किसी भी आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो पूरा फॉर्मेट आपको इस पूरे नोट्स के अंदर बता रखा है। ठीक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा क्षेत्र से क्या समझते हैं। जो हमारी हिंदी भाषा का क्षेत्र है उससे हम क्या समझते हैं। हिंदी क्षेत्र की बोलियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। जितनी भी हमारी हिंदी भाषाएं हैं उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया, अलग अलग वर्गों में इसको विभाजित किया गया, वो हमें इसके अंदर बताना है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि हमें सबसे पहले अपने क्वेश्चन का इंट्रो देना होता है। यहाँ पे आप छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन दे देंगे कि आखिर जो हमारी हिंदी भाषा क्षेत्र है वो क्या है। हिंदी भाषा के क्षेत्रीय प्रसार को हिंदी भाषाई क्षेत्र कहा जाता है। जो हमारी हिंदी भाषा है उसका जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो प्रसार हुआ है, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर, अलग अलग भाषाओं के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, हिंदी भाषाई क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अलग अलग जितने भी हमारे हम कह सकते हैं प्रदेश है, उनके अंदर अलग अलग तरीके से हिंदी भाषाओं को बोला जाता है। अलग अलग लैंग्वेज है सबकी। इन्हीं प्रदेशों में बोली जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं, हिंदी है, उसी को हम क्या कहते हैं, हिंदी भाषाई प्रदेश के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। इसके अंदर इसको डिवाइड किया गया है। उन 5 भाषाओं में जो सबसे पहली जो हमारी उपभाषाएं आती हैं, उपभाषाओं में सबसे पहली भाषा है हमारी पश्चिमी हिंदी। ठीक है, टोटल 5 हमारी उपभाषाएं, उसमें से सबसे फर्स्ट हमारी पश्चिमी हिंदी है। उन पश्चिमी हिंदी जो हमारी है वो जितनी भी हमारी 5 उपभाषाएं हैं उसमें से सबसे ज़्यादा प्रमुख हमारी कौन सी है, पश्चिमी हिंदी हमारी सबसे ज़्यादा प्रमुख है। अब वो ये कहाँ कहाँ बोली जाती है वो यहाँ पर आपको उन जगहों यानी उन क्षेत्रों का नाम बता रखा है। यहाँ पर उन क्षेत्रों का नाम आपको याद होना चाहिए कि आखिर कहाँ पर हमारी पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। ठीक है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, कन्नौज, बुंदेलखंड, इन जगहों पर ये भाषा जो हमारी बोली जाती है। इसके अंदर के जो सब पॉइंट हमारी आ जाती है, कन्नौज, बुंदेली और बागरू यानी हरियाणवी। ठीक है, इसके अंदर जो हमारी पश्चिमी हिंदी है इसके अंदर के हमारे सारे पॉइंट यानी पश्चिमी हिंदी के अंदर भी हमारे काफ़ी सारी हिंदी जो भाषा है वो बोली जाती हैं। वो ये वो कौन कौन सी हैं, वो ये सारी हैं। ठीक है, अब सबसे पहले खड़ी बोली को आपको बताना होगा कि आखिर जो हमारी खड़ी बोली है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है। सर इसके अंदर आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है, उनके क्षेत्र के नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना है आपको। क्या याद रखना है, क्षेत्रों के नाम। आप 4 से 5 क्षेत्र के नाम याद रखना है, यानी राज्यों के नाम, किन किन जगहों पर इस भाषा को बोला जाता है। ठीक है, साहित्य की दृष्टि में खड़ी बोली का जो साहित्य है वो सर्वाधिक समृद्ध है। यानी हम खड़ी बोली कब से स्टार्ट हुई थी, भारत तेंदु युग जब हमारा स्टार्ट हुआ था उस समय से हमारी जो खड़ी बोली है उसका स्टार्टिंग हो चुकी थी। ब्रज भाषा के अंदर हमारी श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं रही हैं उनके जितने भी साहित्य रहे हैं वो ब्रज भाषा के अंदर लिखे गए हैं। अब जो हमारी ब्रज भाषा है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, आगरा, मथुरा, एटा, ठीक है, मणिपुरी, फरुखाबाद, इन सारी शहरों के अंदर, इन सारी जगहों पे, जैसे बदायूं, बुलंदशहर, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, हमारी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा भी हमारी एक हिंदी भाषा का ही आप कह सकते हो
उपभाषा है, हम ये मान सकते हैं। ठीक है, वहाँ की वो आप कह सकते हो बोलियां हैं ये। कन्नौज जो हमारी इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, इन जगहों पर हमारी जो कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नौज भाषा बोली जाती है। ठीक है, ब्रज और बुंदेली के बीच का जो क्षेत्र है हमारा, उन जगहों पर हमारी कन्नौज भाषाओं को बोला जाता है। अब बुंदेली के अंदर हमारा जो उन सी जगह है वो झांसी, जालौन, सागर, ठीक है, इन जगहों पर हमारी बुंदेली जो भाषा है वो बोली जाती है। जो हमारी हरियाणवी कह लो या बागरू कह लो, वो कहाँ बोली जाती है, हमारी दिल्ली के कई इलाके हैं हमारे, रोहतक, अमला, इन जगहों पे दिल्ली की ये जगह है, दिल्ली के अंदर उन जगहों पे हमारी जो ये वाली भाषा है हरियाणवी वो बोली जाती है और हरियाणा के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे को की जगह पे, को के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे ना का प्रयोग किया जाता है। जैसे तन्ने, मन्ने, इन ना का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है हरियाणवी भाषा के अंदर। ये इसकी विशेषता हम कह सकते हैं, इसकी खासियत है। ठीक है, अब इसी का हमारा जो सेकंड उपभाषा है वो है हमारी कौन सी है, पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां। ये सारी इसकी क्या हो गई, हमारी बोलियां हो गई। 5 हमारी टोटल क्या है, उपभाषाएं, और उन 5 उपभाषाओं के अंदर जितनी हमारी बोलियां उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। पूर्वी हिंदी में जो हमारी 3 बोलियां हैं, अब वो 3 बोलियां कौन कौन सी हमारी, जैसे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हमारी किस भाषा के अंदर आती है, पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंदर हमारी ये आती हैं। तुलसीदास जो है हमारे और रामचरित जो मानस है इनके द्वारा जो लिखा गया है वो हमारी इसी कृति में लिखी गई है, यानी हम कह सकते हैं पूर्वी हिंदी भाषा के अंदर वो हमारी लिखी गई है। इसके अंदर जो हमारी सबसे पहली बोली आती है वो हमारी कौन सी आती है, अवधी बोली। अवधी बोली हमारी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है वो यहाँ पे बता रखा है आपको, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, ठीक है, इलाहाबाद, फतेहपुर, इन जगहों पर हमारी जो ये अवधी बोली है वो बोली जाती है। राम भक्ति शाखा का केंद्र अवध मंडल ही रहा है। ठीक है, जो हमारा अवध मंडल है वो इसका केंद्र बिंदु रहा है, इसी वजह से इसका नाम अवधी रख दिया गया है। इन जगहों पर जितने भी साहित्य वगैरह लिखे जाते हैं वो सारे हमारे अवधी भाषा में ही होते हैं। और इसके प्रमुख कवि हमारे कौन से रहे हैं, तुलसीदास जी रहे हैं। तुलसीदास जी ने राम के ऊपर ही जितने भी अपने साहित्य वगैरह कविताएं लिखी हैं, साहित्य लिखे हैं, वो सारे हमारी कौन सी भाषा में लिखे हैं, अवधी भाषा के अंदर लिखे हैं। अब आ जाता है हमारे बघेली। बघेली भाषा जो कहाँ बोली जाती है हमारे, जैसे कि जबलपुर, मांडवा, बालाघाट आदि इन जिलों के अंदर हमारे जो ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में क्या होता है, जो छत्तीसगढ़ में जो भाषा बोली जाती है, मध्य प्रदेश, रायपुर, इन जगहों पे जो भाषा बोली जाती है उसको हम छत्तीसगढ़ कहते हैं। ठीक है, ये आपको एक एक लाइन का बार देख लोगे ना आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, आपको डीपली आंसर्स को पढ़ना है तो आप इस नोट्स को परचेज जरूर कर लेना। ठीक है, यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। थर्ड इसका पॉइंट हम देखते हैं, राजस्थानी उपभाषाओं की प्रमुख बोलियां। अब हमारी जो थर्ड उपभाषा है राजस्थानी, उसकी प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हमारी, वो है हमारी जयपुरी, मवेती, मालवाड़ी, मारवाड़ी, ये कौन सी हमारी इसकी राजस्थानी उपभाषाओं की प्रमुख बोलियां हैं। राजस्थान के अंदर ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, राजस्थानी हिंदी का प्रमुख उपभाषा है। राजस्थानी जो हिंदी है वो उसकी जो हिंदी की जो प्रमुख भाषाओं में से ये भी एक प्रमुख उपभाषा है। इसके अंदर आ जाता है हमारा सबसे पहले जयपुर। ठीक है, जयपुर में देखते हैं जो हमारा जयपुर उसका केंद्र है, इसलिए इस बोली का नाम हमने क्या रख दिया, जयपुरी भाषा या जयपुरी बोली कह लो आप। और इसी वजह से मवेती क्या है, हमारे राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र के जो सीमा है वहाँ पर जो उनसी बोलियों का प्रयोग किया जाता है वो हमारी क्या कहलाती है, मवेती। और किन किन जगहों पे बोली जाती है हमारी अलवर, भरतपुर, ठीक है, गुड़गांव, इन जिलों पे हमारी ये भाषा जो है, ये बोली जो है हमें सुनने को मिलती है। मालवी में दक्षिणी राजस्थान की बोलियों को मालवी कहा जाता है। जो राजस्थान है उसका जो दक्षिण का जो पार्ट है वहाँ पर जो बोलियों का प्रयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, मालवी कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा मारवाड़ी। मारवाड़ी क्या होता है, जो हमारे राजस्थान की जो पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे राजस्थान है उसका जो पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो बोलियों का प्रयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, मारवाड़ी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्षेत्र बता रखे हैं कहाँ कहाँ पे ये बोलियाँ बोली जाती हैं। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, इन जगहों पर हमारी मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाता है हमारी चौथी उपभाषा है हमारी बिहारी। बिहारी की जो हमारी उपभाषाएं रही हैं वो कौन सी आ जाती है, हमारी भोजपुरी। जैसे भोजपुरी में क्या है, जब भोजपुर इसका केंद्र रहा है इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, भोजपुरी।
ठीक है। भोजपुरी बिहारी की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। सबसे ज़्यादा जो बिहार में प्रयोग होती है वो भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसका भोजपुर जिला जो है वो केंद्र रहा है, इसी वजह से इसका नाम भोजपुर रख दिया गया। मुख्य रूप से हमारी कहाँ कहाँ बोली जाती है, हमारी बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वी उत्तर के अंदर ही हमारी बोली जाती है। यहाँ पे आपको क्षेत्र के नाम बता रखे हैं, 4-5 क्षेत्र के नाम याद कर लेने आपको कहाँ कहाँ बिहारी भाषा यानी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। भोजपुरी फिल्मों ने इस बोली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दी है। जो भोजपुरी के अंदर जितनी भी फिल्में बनती हैं उन्होंने क्या करा है, भोजपुरी भाषा को राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले गए हैं और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अब आ जाता है हमारा मगही। मगही जो भाषा है हमारी वो बिहार में कहाँ बोली जाती है, पटना के अंदर बोली जाती है। इसी तरीके से जो हमारी मैथिली भाषा जो है इसके ऊपर जितने भी विचारक रहे हैं वो एक मत नहीं है कि ये बिहार की भाषा है भी, या इसको हम इसके अंतर्गत ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, इसको स्वीकार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है हिंदी भाषा के अंदर। फिर भी हम इसको स्वीकारते हुए ये कह सकते हैं कि सभी काफ़ी जगहों पर बोली जाती है। जो ये मैथिली बोली है वो कई जगहों पे बोली जाती है, जैसे उत्तरी बिहार के अंदर, पूर्वी बिहार के अंदर कहाँ कहाँ बोली जाती है, मुजफ्फरपुर में, मुंगेरा, भागलपुर, इन जगहों पर, इन जिलाओं पर हमारी ये मैथिली भाषा बोली जाती है। अब आ जाती है हमारी 5वीं यानी आखिरी हमारी उपभाषा जो है हमारी, वो क्या है, पहाड़ी उपभाषा। उसके अंदर कौन कौन सी बोलियां हैं, उसके अंदर सिर्फ हमारी एक ही बोली है, वो है हमारी गढ़वाली। ठीक है। पहाड़ी के अंदर जो हमारी भाषा बोली जाती है वो केवल एक भाषा ही है, यानी एक ही बोली का यूज़ किया जाता है, वो भी कौन सी, गढ़वाली बोली का यूज़ करा जाता है। पहाड़ी अंचल के अंदर जैसे हमारा कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाएगा, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पर गढ़वाली भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है। ग्रियर्सन ने नेपाली को भी पहाड़ी के अंदर रखा है। यहाँ पे एक थिंकर का नाम बताया गया है कि इन्होंने क्या करा है, जो नेपाली जो भाषा है, नेपाली जो लैंग्वेज है, उसको उन्होंने पहाड़ी भाषा के अंतर्गत रखा है। उपभाषा के 2 भाग किए गए हैं। जो हमारी उपभाषा है ये, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक पश्चिमी और एक मध्यवर्ती। पश्चिमी पहाड़ी के अंदर कौन कौन से कहाँ कहाँ किया जाए, जैसे जौनसारी, चमोली, भद्रवाही आदि बोलियां आती हैं। ठीक है। मध्यवर्ती के अंदर जैसे कमाऊनी एवं गढ़वाली ये आ जाती है। ठीक है। मेन हमारा गढ़वाली रहा है। जो हमारा कमाऊ है, कमाऊ खंड, उसके अंदर आ जाने के कारण इस भाषा का नाम यानी इस बोली का नाम क्या बढ़ गया, हमारा कमाऊ पड़ जाता है। ठीक है। कमाऊ बोली में प्रसिद्ध साहित्य भी लिखे गए हैं। कमाऊ ने हिंदी साहित्य में सुमित्रानंद पंत, शेखर जोशी, यहाँ पे अलग अलग आपको साहित्यकारों के नाम दिए गए हैं। इन्होंने क्या लिखे हैं, इस बोली के अंदर अपने साहित्य लिखे हैं। गढ़वाली के अंदर से उत्तराखंड के गढ़वाली खंड की बोली होने के कारण इसका नाम गढ़वाली पड़ गया। ठीक। उत्तराखंड के गढ़वाल में होने के कारण क्या पड़ गया, इसका नाम गढ़वाली पड़ जाता है। इस बोली के अंदर, इस भाषा के अंदर भी अलग अलग लोक साहित्य हमें देखने को मिलते हैं। हिंदी साहित्य को पीताम्बर दत्त, बर्तवाल, वीरेन डंगवाल और मंगलेश डबराल जैसे जितने भी प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, इन्होंने गढ़वाली के अंदर अलग अलग लोक साहित्य लिखे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुए हैं। ठीक है। इस तरीके से जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी था। इसके अंदर आपका कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बोलियों को याद रखना है, किस जगह पर कौन सी भाषाओं का यानी कौन सी बोलियों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है मेन। आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल के नामकरण को समझाते हुए उसकी परिस्थितियों का वर्णन करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपल यही बताना है कि आखिर जो हमारा आदिकाल है, जो हमने अभी ऊपर भी पढ़ा किस तरीके के हमारा ये काल रहा है, सबसे पहला काल हमारा आदिकाल रहा है। उस समय में कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी, यानी उस समय में कैसी धार्मिक परिस्थिति थी, कौन सी सामाजिक परिस्थिति थी, कैसी साहित्यिक परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों का वर्णन करना है। और डायरेक्ट हमें ये बताना है कि आखिर आदिकाल का नाम, आखिर आदिकाल क्यों पड़ा, उसका नामकरण कैसे हुआ। जैसे एक किसी बच्चे का नामकरण होता है ना, उसी तरीके से इन सभी कालों का भी एक नामकरण हुआ है। अलग अलग जितने भी हमारे कवि रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने अलग अलग अपने मतों से इनका नाम रखा है, फिर एक नाम जाके इसका डिसाइड हुआ। जैसे आदिकाल का नाम आदिकाल पड़ गया, यानी हम कह सकते हैं इसका नामकरण हो गया ये। ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर में अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको बता रखा है, हाईलाइट भी कर रखा है। आप इस नोट्स को परचेस कर सकते हो, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। इसके अंदर आपको आदिकाल का नाम में यही बताना है। जैसे थिंकर, जैसे आपका सबसे पहले थिंकर आ जाते हैं हमारे यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, उन्होंने आदिकाल को सबसे पहले बताया था वीरगाथा काल। उन्होंने कहा था कि इस काल का नाम जो है हमारा वीरगाथा काल होना चाहिए, क्योंकि जो उस समय के जो राजा महाराजा रहे हैं उनकी वीरता को दर्शाता है ये, इसलिए इसका नाम वीरगाथा काल होना चाहिए। लेकिन उसी तरीके से जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रहे हैं,
उन्होंने ये बताया कि इस काल का नाम वीर काल रहना चाहिए। मिश्र बंधुओं ने इसका नाम प्रारंभिक काल बताया। ठीक है, अलग अलग थिंकर जो रहे, अलग अलग जो हमारे कवि रहे, उन्होंने अपने अलग अलग मतों से इसका अलग अलग नाम सुझाया, लेकिन एंड में जाकर इसका नाम क्या पड़ गया, हमारा आदिकाल इसका नामकरण हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थितियाँ, इन सभी का वर्णन करोगे आप तो वो हमारा परिस्थितियों वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से आपको इस आंसर को लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर मैं आपको सभी आंसर को एक एक करके पढ़ाऊंगी तो हमारा ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सिर्फ अगर आप इस नोट्स को रीड करके भी जाते हो, सभी क्वेश्चंस को इसी में से पूछा जाएगा और आप अच्छी तरीके से इसको बनाकर लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मेट वाइज आपको नोट्स में लिख के दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भक्ति आंदोलन के उद्भव तथा विकास पर प्रकाश डालिए, इसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका आकलन करना है हमें। सबसे पहले हमें बताना है कि भक्ति आंदोलन का उद्भव और विकास किस तरीके से हुआ है, देन उसका पूरे सोसाइटी के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर आखिर क्या प्रभाव पड़ा वो हमें उसके बारे में बताना है। ठीक है, ये हमारा पूरा मिडेवल पीरियड के टाइम का पीरियड का है कि जिस समय में क्या हुआ था, जो इस्लाम धर्म है भारत के अंदर एंटर हो चुका था। अब कई सारे हिंदुओं द्वारा इस्लाम धर्म को अपनाया जा रहा था, जिस वजह से जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग थे और जो भी हिंदू साहित्य लिखा करते थे, ठीक है, वो लोग क्या करने लगे थे, अब लोगों को जागरूक करना स्टार्ट हो चुके थे कि हमें जागरूक होना है, जागरूकता लानी है, हमें एकता लानी है, कि हमें ऐसा नहीं करना है कि हम हमारे मुस्लिम शासक हैं उनके अत्याचार के दबाव में आकर, उनके शोषण जो हम पे वो कर रहे हैं उसके दबाव में आकर हम अपना धर्म छोड़ दें और इस्लाम धर्म को अपना लें। ये हमें ऐसा नहीं करना है। इसके विरुद्ध में ही हमारा जो पूरा भक्ति आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ था। हम कह सकते हैं इसका मेन कारण रहा था हमारा भक्ति आंदोलन का। ठीक है, प्राचीन काल से क्या है, मनुष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग को अपनाता है। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसके 3 आपको मार्ग बता रखे हैं। वो कौन कौन से हैं प्राचीन समय से, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म और ज्ञान पर तो शुरू से ही बल दिया गया है, लेकिन भक्ति पर शुरू से बल नहीं दिया गया है। ठीक है, मध्यकाल तक आते आते भक्ति पर भी काफ़ी जोर शोर से, मतलब कि काफ़ी अच्छी तरीके से बल दिया जाने लग गया। अब भक्ति किस तरीके से, ऐसे नहीं कि ईश्वर की आराधना में लीन हो जाना, इस तरीके की भक्ति नहीं, वो अलग तरीके की भक्ति है कि मतलब ईश्वर को अपने अंदर मानना, कि ईश्वर हर जगह है, हमारे मन में है, हम उनके लिए उपवास रखना, उनके लिए बलि चढ़ाना, इन सारी बातों से अलग हटकर अलग भक्ति की बात करी गई थी हमारे भक्ति आंदोलन के अंदर। ठीक है, अब इसके उद्भव के जो मेन कारण रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, और उन्हीं पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है अपने एग्जाम के अंदर। सबसे पहले हमारा जाति व्यवस्था की जटिलता होना। ठीक है, मध्यकालीन भारत में क्या था, ये जो जाति व्यवस्था है उसका जो स्वरूप है बहुत ज़्यादा जटिल हो गया था। क्यों, क्या हो रहा था कि उच्च जातियाँ जो थी वो निम्न जातियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करा करती थी, जिस वजह से जो निम्न जाति वाले लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने क्या कर दिया, भक्ति के मार्ग को अपनाया और इसी वजह से हमारा क्या हुआ, भक्ति आंदोलन जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है हमारा यहाँ पर, मुस्लिम अत्याचारी। ठीक है, जो मुस्लिम शासक भारत के अंदर आ चुके थे और इस वजह से जो वो भारत के अंदर जितने लोग थे वो तो हिंदू धर्म को फॉलो करा करते थे, अब वो अत्याचार कर रहे हैं और ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। उनसे सुरक्षा पाने के लिए उन्होंने ईश्वर का जो मार्ग है, भक्ति जो है ईश्वर की, उस मार्ग को अपनाया और इस वजह से हम कह सकते हैं हमारा भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हमारा इस्लाम का प्रभाव। इस्लाम का प्रभाव जो वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि जो हिंदू धर्म है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा था, इसलिए जो हमारा भक्ति आंदोलन है वो भी हमारा स्टार्ट हुआ। मंदिर व मूर्तियों का विनाश। इस्लाम के जितने भी हमारे शासक रहे, वो जो आक्रमणकारी रहे थे, वो क्या करते थे, मंदिरों को लूटपाट करना, मंदिरों की तोड़फोड़ करना, जिस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हुआ करती थी। वो उपासना की जगह है, उन मंदिरों को तोड़ना और हिंदुओं को स्वतंत्र रूप से मंदिर में उपासना ना करने देना, ये सारे रोक टोक आना और ये सारी परिस्थितियों की वजह से ही क्या हुआ था, हमारा जो भक्ति आंदोलन है उसकी स्टार्टिंग हुई थी। हम कह सकते हैं उसका उद्भव एवं विकास हुआ था। ब्राह्मणवाद का जटिल होना। जो हमारा ब्राह्मणवाद है, जो हमारा
जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारा जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्या मानते हैं अपने आप को, जो ब्रह्मा है उसके हम सिर से पैदा हुए हैं, जिस वजह से वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा उच्च समझते हैं। उनकी जो भी वो रूल रेगुलेशन वो उनको सबको मानना होता है, बाकी सबके जो इसके नीचे के जो 3 वर्ण, इसी वजह जो इनके रूल रेगुलेशन वो बहुत ज़्यादा जटिल होते जा रहे थे। इसी वजह से इनको ख़त्म करने के लिए ही कौन सा आंदोलन हमारा स्टार्ट हो गया, भक्ति आंदोलन हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आ जाता है इसके समाज पे क्या प्रभाव पड़े। आप प्रभाव यहाँ पे देख सकते हैं, क्या क्या समाज पे हमारे सोसाइटी ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके। सामाजिक समानता पर बल दिया। ठीक है, जब भक्ति आंदोलन हुआ, जैसे ऊंच नीच था समाज के अंदर जिस तरीके का, वो उसको ख़त्म करके सामाजिक समानता की बात करी उन्होंने। समाज सेवा की भावना उत्पन्न हुई, मतलब कि लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, वो वाली भावना जो है वो उत्पन्न हुई ये वाले भक्ति आंदोलन होने के बाद। जो समाज के अंदर जितने भी धर्म हैं उनकी जो भी आधारभूत समानता पर बल दिया, यानी सभी धर्मों को समान मानने पर उन्होंने बल दिया। एक ईश्वर का प्रचार करा, यानी जैसे हिंदुइज्म में क्या होता है, काफ़ी सारे भगवान हैं, लेकिन उन्होंने भक्ति आंदोलन जिन्होंने करा था, जितने भी लोग उनके साथ जुड़े थे, उन्होंने एक ईश्वरवाद पर बल दिया, उसका प्रचार करा। ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य में वृद्धि हो, इसी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं का भी विकास हुआ। हम कह सकते हैं अलग अलग साहित्य भी इन भाषाओं में हमारे लिखे गए। ये हमारे 3-4 पॉइंट हो जाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन से वजह से, किन किन कारणों से हमारा जो है भक्ति आंदोलन हमारा हुआ। ठीक है, वो पॉइंट याद रखने हैं आपको, प्रभाव याद रखना है, देन उसको पूरा आपको अच्छी तरीके से बनाकर लिखोगे, आपके मार्क्स बिल्कुल भी कट नहीं होंगे। आप इसको डीपली पढ़ोगे जब आप इस नोट को परचेज करोगे। ठीक है, परचेज कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। अपना 5th क्वेश्चन है हमारा, भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की व्याख्या करनी है हमें। प्रवृत्तियों का अर्थ होता है हमारा विशेषताएं। या तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं को बताइए, या आपसे बोला जाएगा उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों को बताइए। ठीक है, सबसे पहले आपको जो हमारा भक्ति काल जो रहा है उसका इंट्रोडक्शन दे देना है, देन आपको उसकी विशेषताओं को बताना है। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा मध्य काल है उसके स्टार्टिंग के काल जो सब जहाँ से वो शुरू हुआ था उसी काल को हम क्या कहते हैं, हम अपना भक्ति काल कहते हैं। ठीक है, इसके 2 चरण रहे हमारा। पहला चरण में क्या था हमारा, जहाँ से हमारा जो दक्षिण भारत है वहाँ से हमारा भक्ति आंदोलन जो है वो होना स्टार्ट हुआ था। अब दूसरे चरण में क्या हो जाता है हमारा, जो उत्तर भारत है, पहले दक्षिण भारत में हो रहा था प्रथम चरण में, बट सेकंड जो हमारा दूसरा चरण था उसके अंदर हमारा उत्तर भारत है, उसके अंदर भी पूरा जो हमारा भक्ति आंदोलन पूरी तरीके से फैल जाता है। अब वो कैसे फैलता है, उसके क्या रीज़न रहे, उसके क्या कारण रहे, वो हमने अपने 4th क्वेश्चन में पढ़ा। ठीक है, अब इसके अंदर इस क्वेश्चन में मेन बताना है हमें से इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं, उसकी क्या विशेषताएँ नहीं हैं। ठीक है, विशेषताओं में सबसे पहले आपका यही आएगा कि भक्ति काल के अंदर कैसे जो कवि रहे थे उन्होंने कौन कौन से ईश्वर को माना, कैसे ईश्वर को कैसे वो ईश्वर की आराधना करते थे, उनकी उपासना करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको चार्ट के द्वारा इसको समझाऊंगी। जैसे जो उसकी प्रवृत्ति है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, सबसे पहला हमारा है निर्गुण भक्ति, दूसरा है हमारा क्या, सगुण भक्ति। निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर होता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। ठीक है, निर्गुण भक्ति वह भक्ति होती है जिसमें ईश्वर का जो निराकार रूप होता है उसकी उपासना की जाती है, यानी ईश्वर का कोई भी आकार नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इस्लाम धर्म में यानी मुस्लिम लोग क्या करते हैं, उनके ईश्वर की यानी उनके भगवान की कोई आकार नहीं है, उनकी कोई मूर्ति नहीं है, उसके आगे वो पूजा उनकी उपासना नहीं करते हैं, वो निराकार है, वो ईश्वर के निराकार रूप की पूजा करते हैं। जैसे वो नमाज पढ़ते हैं तो कोई मूर्ति या कोई भी आकार का कोई भी चीज़ उनके सामने नहीं है, वो सिर्फ अपने मन में रखकर उनकी आराधना या कह सकते हो आप उपासना करते हैं। बट जो हमारा सगुण भक्ति होता है, सगुण भक्ति में ऐसा नहीं होता। सगुण भक्ति में क्या होता है, ईश्वर का एक आकार होता है, आकार के रूप में ईश्वर की पूजा की जाती है, यानी आप कह सकते हो ये लोग मूर्ति पूजक होते हैं। ठीक है, जो मूर्तियों की पूजा करते हैं वो होते हैं हमारे सगुण भक्ति वाले। ठीक है, अब इसके जो हमारे प्रमुख कवि रहे हैं निर्गुण भक्ति के, वो हमारे रहे हैं कबीर, और जो हमारे सगुण भक्ति के जो हमारे प्रमुख कवि रहे हैं वो रहे हैं हमारे तुलसीदास जी। ठीक है, अब इन दोनों जो हमारे सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति है, इन दोनों को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे ज्ञान श्री शाखा और प्रेम श्री शाखा, इसको निर्गुण भक्ति को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से जो हमारे सगुण भक्ति है उसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। कैसे, एक बांटा गया हमारा राम भक्ति शाखा, दूसरा बांटा गया हमारा
कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ज्ञान श्री शाखा है उसके अंदर क्या है। ज्ञान श्री शाखा के अंदर आएगा हमारा, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो निर्गुण भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो ईश्वर के निराकार रूप की पूजा करते हैं। ठीक है, मतलब कि उनकी नाम की या गुरु के महत्व को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कह सकते हो उनका सम्मान करते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, ईश्वर के निराकार रूप की पूजा करते हैं, जाति पात जो होता है उसके भेदभाव का विरोध करते हैं, उसको नहीं मानते हैं। जितने भी रूढ़िवाद या आडंबर, ये जो भी अंधविश्वास जो चला आ रहा था शुरू से, ठीक है, बलि वगैरह, इन सब में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, ऊंच नीच जाति, ठीक है, इन सारे जो भी रूढ़िवादी प्रथाएं, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये प्रथाएं उनका विरोध करते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे इनके संत रहे वो सभी अनपढ़ थे, बट फिर भी इनका जो अनुभव था वो बहुत ज़्यादा समृद्ध था, है ना। इसी वजह से इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं अपने साहित्य के द्वारा। उनकी भाषाओं में बहुत सी बोलियों का आप कह सकते हो घोल मेल था, मतलब कैसा अलग अलग भाषाएं जो है इनकी बोलियों में हमें दिखाई देती हैं, और उसी भाषा को हम क्या कहते हैं, सुदुक्कड़ी कहा जाता है। सुदुक्कड़ी का मतलब क्या होता है, खिचड़ी। जैसे खिचड़ी में क्या होता है, अलग अलग दालों को मिलाकर हमारी पूरी खिचड़ी बनाई जाती है, उसी तरीके से जो हमारे ज्ञान श्री शाखा के जितने भी हमारे संत रहे हैं उनकी जो भाषा रही थी, उनकी जो बोलियां थी वो हमारी कौन सी थी, सुदुक्कड़ी थी। सुदुक्कड़ी का मतलब क्या होता है, आप पंचमेल या कह सकते हो खिचड़ी। ठीक है, और इसके जो प्रमुख संत रहे हैं हमारे, वो कौन से रहे हैं, हमारे कबीरदास जी रहे हैं। यहाँ पे आप कबीरदास का इंट्रो भी दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, हमारा ज्ञान श्री शाखा हो गया। आगे आ जाता है हमारा प्रेम श्री शाखा। प्रेम श्री शाखा में क्या होता है, जिसके अंदर प्रेम की बात हो। ठीक है, प्रेम की बात हो, जहाँ पर सूफी कवियों की काव्य धारा को प्रेम मार्गी माना गया है। जितने भी हमारे सूफी काव्य रहे हैं उन्होंने प्रेम मार्ग को अपनाया है, इसलिए इनकी जितनी भी साहित्य रहे हैं उसको प्रेम मार्गी माना गया है। प्रेम गाथाएं लिखी गई, उनकी भाषा अवधि रही थी। ठीक है, और दोहा चौपाई, इन सब में इनकी साहित्यों को लिखा गया था। अब आ जाते हैं इनके प्रमुख कवि कौन से रहे, हमारे मलिक मोहम्मद जैसी, इसके जो मुसलमान थे, उन्होंने मतलब क्या आप कह सकते हो प्रेम श्री शाखा के अंदर अपने साहित्यों को लिखा है। ठीक है, और भी यहाँ पे आगे पॉइंट है, आप उनको पढ़ सकते हो। आगे हम देखते हैं अपना सगुन भक्ति। जैसे मैंने आपको बताया था, सगुन भक्ति के अंदर क्या होता है, ईश्वर का एक रूप होता है, एक आकार होता है हमारा, उनकी उपासना करी जाती है, उनकी पूजा करी जाती है। ठीक है, और ये अवतारवाद में विश्वास रखते हैं। ठीक है, जैसे विष्णु का अवतार हो गया, राम जी, कृष्ण, इन सब के अवतारों में वो विश्वास रखते हैं, जो हमारे सगुन भक्ति वाले जितने भी हमारे संत होते हैं। इसीलिए क्या है, जो विष्णु अथवा ब्रह्मा के 2 अवतार माने हैं उन्होंने, राम और कृष्ण, इन्हीं की पूजा करी जाती है इसके अंदर। ठीक है, जो राम भक्ति के जो हमारे भक्त रहे हैं वो हमारे रहे हैं तुलसीदास जी, और जो हमारे कृष्ण भक्ति के जो हमारे प्रसिद्ध कवि रहे हैं वो रहे हैं हमारे सूरदास जी। ठीक है, आप देखते हैं हमारा इसके जो हमारे 2 पार्ट्स थे, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति जो शाखा रही है हमारी, उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो विष्णु का जो अवतार है वो राम के रूप में उसकी पूजा करी जाती है, यानी विष्णु का अवतार माना गया है राम जी को, और उन्हीं की उपासना की जाती है। इसके मेन मैंने से बताया आपको, जो हमारे कवि रहे हैं वो हमारे रहे हैं तुलसीदास जी। राम श्री शाखा या राम काव्य धारा के कवि कहलाए। इसके अंदर जिन्होंने भी साहित्य लिखे हैं इस काव्य धारा के अंदर, उनको राम श्री शाखा या राम काव्य धारा कवि कहलाए गए हैं। वो राम भक्त होते हैं, जैसे रामानंद, अग्रजदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नभादास, ये अलग अलग और भी हमारे वो रहे हैं कवि, लेकिन उसमें सबसे प्रसिद्ध, सबसे मेन प्रतिनिधित्व करने वाले जो हमारे कवि रहे हैं वो रहे हैं हमारे तुलसीदास जी। ठीक है, आगे इनका स्वरूप किस तरीके का रहा है, क्या क्या किस किस में विश्वास रखते थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, वो आपको बताया गया है। जैसे राम का स्वरूप को मानना, भक्ति का स्वरूप मानना, लोक मंगल की भावना। ठीक है, ये इसकी क्या रही है, हम कह सकते हैं खासियत रही है राम शाखा की, राम भक्ति शाखा जो रही है। ठीक है, राम को एक अवतार के रूप में पूजा करना। ठीक है, उनको ये मानना कि वो दशरथ के पुत्र हैं, उनकी उपासना करना, और अवतारवाद में विश्वास रखना। भक्ति जो थी उनके सेवक के रूप में थी। ठीक है, मतलब कि भक्ति जो करेंगे एक सेवा के रूप में करेंगे उनकी। और तुलसीदास ने भक्ति और ज्ञान में अभेद माना है, लेकिन तुलसीदास ने आगे चल के क्या बताया, एक दास और भक्ति जो होती है उन दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, यानी उन दोनों में अंतर है। भक्ति एक अलग है और दास एक अलग है। ठीक है, उन्होंने ये बताया। लोक मंगल की भावना के अंदर आ जाता है, जैसे कि हमने रामायण पढ़ी, उसमें हमने ये पढ़ा है कि राम के बारे में
बताया गया है, सीता के बारे में बताया है, यानी सीता जी एक आदर्श पत्नी है, राम एक आदर्श पुत्र हैं, ठीक है, हनुमान जी एक आदर्श सेवक हैं, कौशल्या एक आदर्श माता, यानी आदर्श मतलब कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं, उनका जो चरित्र बताया गया है वो सबका बहुत अच्छा बताया गया है, लोक मंगल की भावना है इसके अंदर, ठीक है, राम भक्ति के अंदर आप कह सकते हो। कृष्ण शाखा के अंदर क्या आएगा हमारा, जो विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना करते हैं, और जो हमारे राम शाखा के अंदर क्या था, राम भक्ति शाखा के अंदर कि वो विष्णु के अवतार के रूप में राम की पूजा करते हैं, यानी राम की उपासना करते हैं। और उसके जो हमारे प्रतिनिधित्व कवि रहे हैं वो कौन रहे, हमारे सूरदास जी रहे हैं। कृष्ण भक्ति का प्रचार ब्रज मंडल में बड़े उत्साह और भावना के साथ हुआ है, यानी जितने भी हमारे कृष्ण भक्ति के ऊपर जितने भी साहित्य वगैरह लिखे गए हैं वो सब ब्रज भाषा के अंदर लिखे गए हैं। और भी हमारे कवि रहे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं हमारे कृष्ण शाखा के अंदर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बता रखा विद्यापति की जो पदावली में जो विद्यापति ने लिखी थी वो राधा कृष्ण का सिंगारिक वर्णन है, जिसमें 15वीं शताब्दी इनका प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा। 15वीं शताब्दी के अंदर उनका जो साहित्य का प्रभाव जो है पूरे समाज के अंदर पड़ा। उन्होंने अपने पदावली में क्या बताया, राधा और कृष्ण का जो श्रृंगार रस का वर्णन कराया उन्होंने, ठीक है, उन दोनों के प्रेम के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से साहित्य यानी वर्णन कराया। जो इन बाकी जितने भी कवि रहे हैं, जितने भी हमारे कृष्ण भक्ति के जितने भी हमारे कवि रहे हैं, सबसे मेन जो हमारे रहे हैं वो रहे हमारे सूरदास जी। जितने भी कृष्ण काव्य लिखे गए हैं सब हमारे ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे पूरा आपका लिख रखा है। आपको कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है, सिंपल अगर आप इसी को अच्छी तरीके से पढ़ कर जाते हो, थोड़ा बहुत बना कर लिख देते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 6th क्वेश्चन जो है हमारा, रीतिकाल के नामकरण संबंधी विवाद, उसका हमें विश्लेषण करना है कि आखिर क्या विवाद रहे हैं रीतिकाल का नामकरण पढ़ने पे, और साथ ही इसके जो साहित्यिक और धार्मिक परिस्थितियां रही हैं, जैसे हमने अभी आदिकाल में पढ़ा था ना कि उसका नामकरण किस तरीके से पढ़ा, उसमें क्या क्या विवाद रहे, अलग अलग जितने भी कवि रहे उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए कि इसका नाम ये होना चाहिए, इसका नाम ये होना चाहिए। उसी तरीके से जो हमारा रीतिकाल है उसमें भी यही सब हुआ, और उस समय की जो सामाजिक या धार्मिक या जितनी भी परिस्थितियां रही उनका वर्णन करना है। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेशली पूछ लिया गया है डायरेक्ट कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, उसमें साहित्यिक और धार्मिक परिस्थिति का वर्णन करना है, ना ही आपको इसके अंदर राजनीतिक लिखना है ना ही सामाजिक लिखना है। आपको डायरेक्ट इसके अंदर 2 परिस्थितियां बतानी है, एक साहित्यिक परिस्थिति, एक धार्मिक परिस्थिति। उस समय की साहित्यिक परिस्थितियां कैसी थी और धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी, ठीक है। जैसे आदिकाल को लेकर सभी लोगों का मत एक नहीं था उसके नामकरण को लेकर, उसी तरीके से रीतिकाल में भी इसी तरीके से था, ठीक है। अब अलग अलग जो हमारे कवि रहे उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे आचार्य राम शुक्ल ने जो अपना पूरा रीतिकाल का जो पूरा कालखंड बताया वो ये बताया 1700 से लेकर 1900 तक बताया है इसका पूरा कालखंड। उनके अनुसार क्या है, इस काल में रीति तत्व जो है उसमें प्रधानता रही है, यानी सबसे पहले इसको रखा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसका नाम क्या पड़ गया, हमारा रीतिकाल पड़ जाता है, ठीक है। प्रतिभा दिखाने के लिए इन कवियों के लिए लक्षण ग्रंथ लिखना अनिवार्य था। अगर किसी भी कवि को अपने काव्य की प्रतिभा को दिखाना है कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, उसके लिए उन सभी कवियों को सबसे पहले क्या लिखना पड़ता था, लक्षण ग्रंथ लिखना पड़ता था। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य था। इस युग में इस बात पर विवाद होते थे कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार, शब्द, शक्ति, रस या ध्वनि है, ठीक है। अगर वो कोई भी पंक्ति लिखते थे तो उस पंक्ति के अंदर कौन सा शब्द जो है वो अलंकार है, उसके अंदर कौन सा शब्द है, कौन सी शक्ति है, कौन सा रस है, उसके अंदर कौन सी ध्वनि निकल के आ रही है, ये सारे विवाद उन सारे कवियों में हुआ करते थे, ठीक है। रीतिकाल के नामकरण से संबंधी जो विवाद रहे हैं वो यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं कि कैसे अलग अलग जितने भी हमारे इतिहासकार साहित्यकार रहे हैं उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ पे आसानी से इसको रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको समझाया गया है। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारे आचार्य शुक्ल हैं उन्होंने क्या बताया, रीतिकाल का नामकरण करते हुए उन्होंने ये बोला इसका नाम श्रृंगार काल का विकल्प उपलब्ध है, यानी हम कह सकते हैं इसको हम श्रृंगार काल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय में श्रृंगार रस जो है हमारा उसको बहुत ज़्यादा प्रयोग करा गया, इसलिए हम ये भी नाम रख सकते हैं। इसकी प्रधानता रही है, मतलब जितने भी काव्य लिखे गए हैं श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, इसलिए हम इसको रस काल या श्रृंगार काल इस नाम से भी हम इसको पुकार
पुकार सकते हैं। लेकिन जो हमारे मिश्र बंधुओं ने इस काल को क्या कहा, अलंकृत काल कहा है। अलंकृत काल इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि उस समय में अलंकार पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि अगर हम कोई भी कविता लिख रहे हैं, कोई भी काव्य लिख रहे हैं, तो उसको सजाने के लिए, जैसे अगर किसी लड़की को अच्छा दिखना है तो वो क्या करती है, मेकअप करती है, गहने पहनती है। इसी तरीके से अगर हमें किसी काव्य को अगर सुंदर दिखाना है तो उसके अंदर कवि क्या करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार एक ज्वेलरी का काम करते हैं, गहनों का काम करते हैं, यानी वो काव्य को सुंदर बना देते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या कहा, अलंकार पढ़ना चाहिए इसका नाम। दूसरी बात यहाँ पे ये निकल कर आती है कि इस काल से पहले या बाद में भी जहाँ अधिक अलंकार कविताएं सामने आती हैं तो उनका नामकरण भी क्या अलंकारों के आधार पर करने की सोच सकते हैं। मतलब आगे के कवि ये कहते हैं कि अगर ऐसा होता है कि आगे के समय में, इन फ्यूचर में कभी भी किसी कविताओं में अलंकार का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करा जाता है किसी काल के अंदर, क्या उसका नाम भी हम अलंकृत कविताएं रख देंगे, यानी उसका उस पूरे टाइम पीरियड का नाम अलंकृत काल रख देंगे। लेकिन जब भी इसका नाम क्या पड़ गया, रीति काल पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे रीति की प्रधानता थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, हमारा रीति पड़ गया। यहाँ पे आपको मैंने पैराग्राफ में समझा रखा है, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि रामाशंकर शुक्ल ने क्या कहा था, डॉक्टर, ठीक है, भागीरथ मिश्र ने क्या कहा था, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था। जो बातें वहाँ पे पैराग्राफ में बताई वहाँ पे पॉइंट में भी दे दिया। अगर आप चाहते हो एग्जाम में वैसा लिखना तो वैसा लिख सकते हो, ऐसा चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आज देखते हैं हम अपना जो हमारा धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी उस समय की। सगुन भक्ति का विशेष प्रचार हुआ। ठीक है, उस समय में, भक्ति काल के समय में क्या था, जो सगुन भक्ति थी, यानी भगवान का, यानी ईश्वर का एक आकार के रूप में पूजा करना उस समय में बहुत ज़्यादा विशेष था, यानी प्रचार इसका बहुत ज़्यादा था। राम लोक रक्षक के रूप में पूजे गए। जो राम थे वो लोगों की रक्षा के रूप में बहुत ज़्यादा पूजे जाते थे। कृष्ण का लोक रंजक रूप सर्वाधिक प्रिय था। जो कृष्ण थे वो लोक रंजक के रूप में प्रसिद्ध है, यानी जो कृष्ण जो है सबके मन को भाते हैं, उनका जो नटखटपन है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा लुभाता है। लेकिन राम ने लोगों की मदद करी है ना, और लोगों की रक्षा करी, वो रूप में उनकी पूजा करी जाती थी। राधा कृष्ण गोपियों ने केंद्र बनी। जो हमारा कृष्ण भक्ति है, उनके काव्यों में जो राधा कृष्ण है या उनकी गोपियाँ रही जो कृष्ण जी की, ये तीनों चीज़ें उनके काव्यों का केंद्र बनती हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी कृष्ण भक्ति के ऊपर जो भी अगर हम कोई भी काव्य पढ़ते हैं कोई भी, तो उसके अंदर हमारी चाहे राधा की बात होगी, कृष्ण गोपियों की बात होगी, या कृष्ण या राधा की बात होगी। यही इन्हीं की जितनी भी हमारी क्रीड़ाएं मतलब होता है जो भी हमारी उनकी एक्टिविटी हुआ करती थी, वो सब विहार, यानी जो अगर गोपियाँ उनसे बिछड़ गई हैं, वो श्रृंगार रस, वियोग रस, इन सभी को प्रयोग कर कर लिखा जाता था। ऐसी थी उस समय की हमारी, हम कह सकते हैं, धार्मिक परिस्थितियाँ। नेक्स्ट हमारा जो है साहित्यिक परिस्थितियाँ उस समय में कैसी थी। साहित्यिक परिस्थितियाँ कैसी थी, कैसे लिखे जाते थे साहित्य। जो काव्य शास्त्री हुआ करते थे, जो भी ग्रंथ वगैरह लिखते थे, वो प्रकृति में श्रृंगार रस, यानी जो श्रृंगार रस है उनका एक कह सकते हो मेन था, वो उसका प्रयोग करते ही करते थे। तो मुक्त काव्यों में भी प्रमुख श्रृंगार को आधार बनाया जाता था। अगर वो मुक्त काव्य भी लिख रहे हैं उसके अंदर भी श्रृंगार रस का प्रयोग करा जाता था। ठीक है, रीति काल से पूर्व हिंदी में भी कुछ कृतियाँ मिलती हैं हमें जो रीति काल की शैली में रची गई हैं। ठीक है, रीति काल से पहले भी हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी कृतियाँ मिलती हैं जो हमारी रीति काल की तरह लिखी गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो क्या, हमारा हिंदी नाटक के उद्भव और विकास को बताइए। हम इसके अंदर हमें जो हिंदी के अंदर हमारे नाटक का किस तरीके से उद्भव और विकास हुआ है उस पर हमें चर्चा करनी है, उसको हमें पूरा इसके अंदर बताना है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो लेंगे, यानी परिचय को बताएंगे। हिंदी नाटक का विकास भारतेंदु युग में हुआ है। जो हिंदी नाटक है हमारा, उसका जो पूरा विकास, उसका जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है जब भारतेंदु जो युग जो था हमारा, उस काल से माना जाता है कि नाटक का हमारा उद्भव और विकास होना शुरू हो गया था। क्योंकि पहले के जितने भी हमारे कवि वगैरह रहे थे वो नाटक को नहीं लिखा करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से पद वगैरह लिखा करते थे। ठीक है, दोहे वगैरह लिखा करते थे, तो इसका विकास नहीं हुआ था। बट जब भारतेंदु जी आए, उन्होंने क्या करा, नाटक विधा जो है उसको कह सकते हो आप, उसी की शुरुआत करी। किसने? भारतेंदु ने। और इनके युग के अंदर जितने भी और कवि रहे उन सभी ने क्या करा, नाटक
का उद्भव और विकास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हो योगदान दिया। हिंदी नाटक का विकास आधुनिक युग से ही संभव हो सका है। मतलब आधुनिक युग जो है हमारा, जैसे रीतिकाल हो गया, आदिकाल हो गया, इस समय के अंदर हमारा हिंदी के अंदर नाटक वगैरह नहीं लिखे जाते थे कवियों के द्वारा। बट आधुनिक युग के अंदर क्या हुआ, हमारा नाटक का विकास होना आप कह सकते हो शुरू हो गया था। अब यहाँ पे बता रखा है हमें हिंदी नाटक के उद्भव और विकास। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी में नाटक साहित्य नहीं के बराबर था, मतलब बिल्कुल ही नहीं लिखे जाते थे नाटक वगैरह। ठीक है, अधिकांश नाटक संस्कृत के नाटकों के आधार पर, और जो थोड़े मोड़े जो लिखे भी जाते थे वो क्या, संस्कृत के जितने भी नाटक वगैरह होते थे उसके आधार पर वो लिखे जाते थे। और जो नाटक लिखे भी जाते थे वो पदबद्ध नाटकीय काव्य थे, यानी उनको पद वगैरह के अंदर लिखा जाता था। बट जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो पूरा युग रहा उस समय के अंदर पद की जगह गद्य को आप कह सकते हो महत्वपूर्ण स्थान मिला। नाटक को 15वीं शताब्दी में लिखा गया। नाटक का जो आरंभ मान सकते हो 15वीं शताब्दी से मान सकते हो। इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे कवि वगैरह रहे जिन्होंने नाटक के उद्भव और विकास के अंदर काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। भारतेंदु युग, जो हमारा भारतेंदु युग रहा उसके अंदर क्या क्या हम देख सकते हैं। हिंदी नाटक का व्यवस्थित रूप भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल से ही दृष्टिगोचर होता है। यानी जो हिंदी के अंदर जो नाटक का जो व्यवस्थित तरीके से जो विकास माना जाता है वो किस समय से माना जाता है, हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो पूरा काल रहा है, पूरा जो टाइम पीरियड रहा है उस समय से हमारा नाटक का आप कह सकते हो व्यवस्थित तरीके से विकास हुआ, ये माना जाता है। भारतेंदु ने जिस नाट्य पद्धति का श्री गणेश किया वह अपने अतीत से भिन्न थी। यानी जो अपने अतीत, यानी जो भारतेंदु जी थे उन्होंने क्या पद की स्थान पर गद्य आप कह सकते हो गद्य पद्धति के अंदर उन्होंने अपने नाटक वगैरह को लिखना शुरू करा था। ठीक है, राम और कृष्ण के स्थान पर सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों को ग्रहण किया। यानी पुराने समय में जो भी कहानी वगैरह या नाटक वगैरह अगर लिखे भी जाते थे उसके अंदर जैसे राम की पूरी आप कह सकते हो नाटक वगैरह लिख दिया, जो पूरा राम का जो पूरा आप कह सकते हो जीवन रहा है उसके ऊपर, कृष्ण जी का जो पूरा जीवन रहा है उसके ऊपर नाटक लिख दिया। इस तरीके के नाटक मिला करते थे प्राचीन समय में। परंतु बट बाद में क्या हुआ, जब भारतेंदु जी का जो पूरा समय आया उसके अंदर इन सारे आप कह सकते हो विषयों की जगह पर अब विषय जो थे हमारे वो चेंज हो गए थे। अब जो समाज के अंदर जो समस्याएं चल रही थी उसके ऊपर उन्होंने क्या करा, नाटक वगैरह को लिखना शुरू करा था। और राजनीतिक विषय यानी राजनीति के अंदर जो जो विषय होते हैं उसको लोगों के सामने पेश करना अब भारतेंदु जी के युग से स्टार्ट हो गया था, यानी शुरू हो गया था। भारतेंदु युग के नाटककारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र ही प्रमुख नाटककार थे। मतलब ये जो पूरा हमारा टाइम पीरियड रहा है, पूरा जो समय रहा है हमारा, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो कवि माने जाते हैं वो नाटक के अंदर वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। इन्होंने अलग अलग नाटक लिखे, बहुत सारे नाटक लिखे और काफ़ी ज़्यादा वो सभी नाटक जो है हम कह सकते हैं प्रसिद्ध भी हुए। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, जैसे नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, चंद्रवाली, ठीक है, वेद की, हिंसा, हिंसा न भक्ति, विषय, विषमोधम आदि। ये काफी सारे अलग अलग हम कह सकते हैं इनके क्या रहे, नाटक रहे, जो किसने लिखे थे, भारतेंदु जी ने लिखे थे। आगे हमारा है भारतेंदु के नाटक में सत्य हरिश्चंद्र सबसे अधिक प्रसिद्ध नाटक है। उन्होंने जितने भी नाटक लिखे उसके अंदर जो उन्होंने ये वाला नाटक लिखा था सत्य हरिश्चंद्र, ये नाटक आप कह सकते हो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। आगे हमारा ये है कि जो हमारे भारतेंदु जी थे उन्होंने जितने भी नाटक वगैरह लिखे उनके उस नाटक कला के ऊपर संस्कृति, अंग्रेजी, बंगला, इन तीनों ही भाषाओं का आप कह सकते हो उनके नाटक पे बहुत गहरा प्रभाव मिलता है हमें देखने को। ठीक है, इन तीनों के ही मिश्रण से आप कह सकते हो थोड़ा थोड़ा उन्होंने कुछ शब्द संस्कृत से लेकर कुछ अंग्रेजी के, कुछ बंगला के, इन सभी भाषाओं को मिलाकर अपने नाटकों का निर्माण किया था। इन्होंने रंगमंच के लिए उपयुक्त नाटकों की रचना की थी। रंगमंच यानी जिन नाटकों को हम रंगमंच पे उतार सकते हैं, लोगों को आप कह सकते हो विजुअल तरीके से हम दिखा सकते हैं, ऐसे नाटक भी इन्होंने कई सारे लिखे और वो लोगों के सामने, दर्शकों के सामने पेश भी किए गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा पूरे ये जो क्वेश्चन है जितने भी वो काफ़ी ईजी लैंग्वेज में आपको समझाए जा रहे हैं और ये नोट
नोट्स आप इनको परचेज कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे देखते हैं हम अपना भारतेंदु योगीन अन्य नाटक। जो इनके और जो नाटक रहे हैं, काफ़ी सारे नाटक अभी हमने ऊपर देखे, अन्य नाटक भी रहे हैं हमारे इस समय के अंदर, जो पूरा हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पूरा जो युग रहा था उसके अंदर। भारतेंदु के समकालीन लेखकों में लाला श्रीनिवास दास, रणधीर, प्रेम मोहिनी, प्रहलाद चरित्र, सप्त संवरण तथा संयोगिता संवर, ये 4 नाटक लिखे। अन्य और भी नाटक थे जो भारतेंदु के जो समकालीन थे। ठीक है, आगे हमारा क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको नाटक वगैरह ही दिखा रखे हैं। ये जितने भी हमारे नाटक हैं वो बता रखे हैं। आपको इसमें से 4-5 नाटक याद कर लेना है और इन्हीं को आपको लिखना है अन्य नाटक के अंदर। ठीक है, अब आता है हमारा भारतेंदु युग के बाद जो हमारा एक युग आता है वो आता है हमारा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के अंदर हमारा जो नाटक का विकास किस तरीके से हुआ, क्या नाटक बहुत तेज़ी से बढ़े या उनका जो लिखना जो है वो घट गया था, उसका जो विकास जो है वो धीमा पड़ गया था, ये देखना है हमें। द्विवेदी युग में नाटकों का जो विशेष विकास जो है वो नहीं हो पाया था। ठीक है, जिस तरीके से भारतेंदु युग के समय में नाटकों का बहुत तेज़ी से विकास हुआ था, परंतु वो द्विवेदी युग के अंदर वो विकास नहीं हो पाया था। सिर्फ इस युग के अंदर सिर्फ एक ही ऐसे कवि थे जिनके नाटक जो है बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो प्रसिद्ध माने गए थे, बद्रीनाथ भट्ट जी थे। उनके अलावा और कोई भी ऐसा प्रतिभाशाली नाटककार नहीं हुआ जिसने क्या करा, नाटकों की रचना में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करी हो। भारतेंदु ने जिस हिंदी रंगमंच की स्थापना की थी, अब वो जो है धीरे धीरे आप कह सकते हो वो ख़त्म होती जा रही थी। मतलब वो उस तरीके से आगे जो है नहीं बढ़ पा रही थी, इसलिए आप कह सकते हैं कि उसका जो विकास जो है वो धीमा पड़ गया था, वो उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था। उर्दू लेखकों के चुलबुलेपन के कारण जो है हमारा वो जो नाटक का जो विकास है वो स्थिर पड़ गया। ठीक है, रुक गया था। प्रसाद युग के अंदर हम क्या देखते हैं, जयशंकर प्रसाद ने हिंदी के नाटक के साहित्य में नए युग का सूत्रपात किया। जिस तरीके से भारतेंदु युग के समय में नाटकों का विकास बहुत आप कह सकते हो बड़ी तेज़ी से हुआ, उसी तरीके से प्रसाद जी के युग में भी जो नाटकों का विकास है वो बहुत अच्छा हुआ था, मतलब बहुत तेज़ी से हुआ था। इसलिए क्या कहा जाता है, जो प्रसाद जो युग था हमारा, वो जो युग है पूरा, उसने नाट्य साहित्य के अंदर नए युग का सूत्रपात किया, यानी नए युग को जोड़ दिया। प्रसाद जी ने बोधकालीन भारत के इतिहास को आधार बनाकर ऐतिहासिक तथ्यों के अतिरिक्त घटनाओं, परिस्थितियों तथा चरित्र का समावेश किया। प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटकों में सबसे पहली रचना राजश्री है। इन्होंने बोधकालीन भारत, जो पूरा भारत का इतिहास वगैरह रहा है, उसके ऊपर उन्होंने क्या करे, अपने नाटकों को लिखा था, रचना करी। इसमें हर्षकालीन भारत का चित्रण है, जो उन्होंने नाटक लिखा था ये वाला राजश्री, उसके अंदर जो हमारा हर्षकालीन जो पूरा भारत था उसके बारे में बताया गया। अजातशत्रु से प्रसाद जी की नाटककार के रूप में ख्याति हुई। जो अजातशत्रु एक नाटक लिखा था प्रसाद जी ने, वो नाटक इतना प्रसिद्ध हुआ कि जो प्रसाद जी थे वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो ख्याति प्राप्त हुई, यानी उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वो खुद फेमस हो गए। ठीक है, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त प्रसाद जी के कह सकते हो आप सर्वश्रेष्ठ नाटक माने जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक माने जाते हैं ये दोनों नाटक जो हमारे रहे हैं। अब आगे हमारा क्या आता है, प्रसाद युगीन अन्य नाटककार। अन्य नाटककारों में कौन आते हैं हमारे, माखनलाल, बेचैन शर्मा और आते हैं हमारा गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, इन लोगों ने अलग अलग तरीके के आप कह सकते हो नाटकों को लिखा था अपने इस काल के अंदर। सामाजिक, ऐतिहासिक तथा पौराणिक सभी प्रकार के नाटक लिखे थे, यानी इन्होंने ये विषय बनाए थे आप कह सकते हो। जितने भी हमारे नाटककार रहे, इन्होंने उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी उस समय में, मतलब कि ऐतिहासिक यानी जो पुराना जो अतीत बीत चुका है उनको विषय बनाकर उन्होंने अलग अलग तरीके के नाटकों को लिखा था। पौराणिक यानी जो राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, अलग अलग भगवान यानी वेद ग्रंथ वगैरह को पौराणिक कथाएं माना जाता है, उनको आप कह सकते हो आधार बना के उन्होंने अपने नाटक वगैरह को लिखना शुरू करा था इन अन्य नाटककारों ने। आधुनिक युग के जो नाटक रहे हमारे, आधुनिक युग के नाटककारों में हरि कृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट सेठ, गोविंदास तथा उपेंद्र नाथ अशक अधिक प्रसिद्ध हुए थे। ये अलग अलग आप कह सकते हो नाटककारों के नाम दे रखे हैं। ये सारे जितने भी हमारे नाटककार रहे आधुनिक युग के अंदर काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं
प्रसिद्ध माने गए। इनके नाटक जो थे मुस्लिम कालीन भारत के इतिहास से संबंधित थे, यानी ये जितने भी हमारे नाटककार रहे, इन्होंने जो मुस्लिमों का जो इतिहास रहा है उससे संबंधित उन्होंने नाटकों को आप कह सकते हो लिखा था या रचा था, आप कह सकते हो। ठीक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक, यहाँ पे उनके नाटक के बारे में क्या बता रखा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के अधिकांश नाटक समाज संबंधी और समस्या मूलक हैं। ठीक है। जो समाज के अंदर जितने भी समस्याएं वगैरह थी उसके आधार पर उन्होंने नाटकों को लिखा था। मिश्र जी के नाटकों में अशोक, सन्यासी, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर, मुक्ति, दशवमेध आदि मुख्य हैं। ठीक है। ये सारे जो हैं इनके आप कह सकते हो अलग अलग तरीके के नाटक रहे हैं। उदय शंकर भट्ट के नाटक के अंदर जो है ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक लिखे गए हैं। पौराणिक नाटक में भट्ट जी अधिक सफल हुए। जितने उनके ऐतिहासिक नाटक जो उन्होंने लिखे उसके अंदर उन्हें उतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई जितने उन्होंने पौराणिक नाटक जितने भी लिखे वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो प्रसिद्ध हुए और वो सफल भी माने जाते हैं उसके अंदर। सेठ गोविंद दास के नाटक के अंदर क्या है हमारा, सेठ गोविंद दास ने सबसे बड़ी संख्या में नाटक लिखे थे। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या के अंदर नाटकों को लिखा था, ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक, ठीक है, और राजनीतिक, ये जितने भी विषय रहे उन सभी विषयों को आप कह सकते हो उन्होंने कवर करा। उन सभी के ऊपर उन्होंने अलग अलग तरीके के नाटकों को लिखा, क्योंकि चाहे आप कह सकते हो समाज के अंदर जो भी समस्याएं हों और पौराणिक कथाओं के अंदर आप कह सकते हो जो भी समस्याएं समाज के अंदर उस समय थी वो लोगों के सामने प्रकट करना, ताकि आने वाले समय में लोग जो है इस तरीके की समस्या दोबारा से आप कह सकते हो खड़ी ना करें, और उसका आप साथ साथ में आप कह सकते हो उसका उन्होंने समाधान भी दिया। चरित्र चित्रण तथा रंगमंच की दृष्टि से इनके नाटक क्या है, श्रेष्ठ हैं। रंगमंच की यानी उनके नाटकों को रंगमंच पर दर्शकों को भी दिखाया जा सकता था, ऐसे नाटक उन्होंने लिखे थे। उपेंद्र नाथ अशोक भी आधुनिक काल के आप कह सकते हो उल्लेखनीय नाटककार हैं। उन्होंने अपने नाटकों में समाज पर तीखे व्यंग करे हैं। ठीक है। जो समाज के अंदर जो भी आप कह सकते हो बुराइयां चल रही हैं उसके ऊपर उन्होंने तीखे व्यंग करे हैं। व्यंग यानी आप कह सकते हो कटाक्ष मारना, ठीक है, उसकी एक तरीके से आप कह सकते हो आलोचना करना। अशोक जी ने नाटकों में सामाजिक समस्याओं का चित्रण यथार्थवादी ढंग से करा। यथार्थवादी यानी आप कह सकते हो बिल्कुल रियलिटी जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल सही मायनों में उन्होंने अपने नाटकों के अंदर सामाजिक समस्याओं को आप कह सकते हो दर्शाया है। अन्य नाटककारों के अंदर हमारे कौन कौन से नाटककार रहे हमारे, वृंदावन लाल वर्मा तथा चतुरसेन शास्त्री, जिन्हें पर्याप्त संख्या में आप कह सकते हो नाटक लिखे और समाज की भिन्न भिन्न समस्याओं पर उन्होंने प्रकाश डाला। श्री चतुरसेन शास्त्री के नाटकों में राजपूती संघर्ष प्रस्तुत किया गया है। मतलब इन्होंने इन आप कह सकते हो विषयों पर अपने नाटक वगैरह को लिखे। इस तरीके से हमने अलग अलग कालों के अंदर देखा हमने कि किस तरीके से हमारा जो नाटक का है विकास हुआ, किस समय में किस तरीके के नाटक लिखे जा रहे थे, और किस समय में जैसे द्विवेदी युग के अंदर आके नाटकों का जो विकास है वो धीमा पड़ गया, बट प्रसाद जी के युग में आकर वो वापस से आप कह सकते हो उठ गया, उसका नया सूत्रपात हुआ, और आगे चलकर और भी अन्य नाटककार रहे जिन्होंने क्या करा, अलग अलग तरीके के नाटकों की रचना करी। इस तरीके से हमारा जो पूरा नाटक है उसका पूरा आप कह सकते हो उद्भव और विकास माना जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबीर का महत्व एवं हिंदी साहित्य में योगदान को बताते हुए उनके धार्मिक और सामाजिक विचारधारा पे प्रकाश डालिए। इसके इंट्रोडक्शन में हम डायरेक्ट ये बता सकते हैं जो हमारे कबीर हैं वो हमारे भक्तिकालीन कवियों में से एक महान कवि माने जाते हैं संत काव्यधारा के, ठीक है। और उनका उत्पन्न या उनका जन्म हम कह सकते हैं एक ऐसे युग, एक ऐसे समाज में हुआ था जिस समय समाज के अंदर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से वो जो पूरा जो समाज था वो पूरी तरीके से अव्यवस्थित था। वहाँ पे कुछ भी व्यवस्थित तरीके से नहीं था, ठीक है। वो समाज के अंदर अनेक प्रकार की विकृतियाँ थी, अंधविरोध था, अंधविश्वास था, विडंबनाएं फैली हुई थी पूरे समाज में, ठीक है। इन सारी परेशानियों से जो उस समय का जो समाज था वो पूरी तरीके से ग्रस्त था, इन सभी चीज़ों से हम कह सकते हैं घिरा हुआ था। आगे क्या है हमारा, उन्होंने उपासना का एक ऐसा मार्ग चलाया जो हिंदू और मुसलमान दोनों के अंधविश्वासपूर्ण तर्कहीन मान्यताओं का खंडन करता है। जो कबीर थे उनकी उपासना एक इस तरीके से थी कि जो हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच में जो आडंबर फैला हुआ था, जो गलत धारणाएं थी, जिसका कोई भी फैक्ट नहीं था, जो तर्कहीन मान्यताएं चली आ रही थी, रूढ़िवादी जो परंपराएं चली आ रही थी, उन सभी परंपराओं, उन सभी आप कह सकते हो अंधविश्वास या आडंबर का उन्होंने कबीर ने खंडन करा, यानी उस चीज़ का उन्होंने विरोध करा। उन्होंने एक ऐसे मार्ग को बताया जो बहुत ज़्यादा सच्चा हो, सीधा
सीधा हो, ऐसे मार्ग पर चलने के लिए लोगों को कहा। जो जैसे तप, जप, ये सारी चीज़ों को कबीर ने क्या करा, मना करा लोगों से करने के लिए। उनका काव्य जो है आज भी प्रेरणादायक है। जो भी उन्होंने काव्य वगैरह लिखे यानी जो बताए लोगों को, वो आज भी क्या है, हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। आगे कबीर का साहित्य परिचय में हम क्या बता सकते हैं। जो कबीर दास है, उन्होंने शुरू से ही बोलचाल की, जो आम बोलचाल की भाषा होती है, उसका प्रयोग करा है अपने दोहों वगैरह या जो भी होती हैं पद वगैरह के अंदर। एंड उन्होंने हिंदी साहित्य के अंदर क्या योगदान दिया है वो, कबीर सहज चिंतक, भावुक भक्त कवि और संत होने के साथ ही बिखरे समाज को संगठित करने वाले लोक नायक भी हैं। यानी एक वो क्या है, चिंतक भी रहे हैं हमारे कबीर, एक भावुक भक्त भी रहे हैं। ठीक है, एक भक्त वाले कवि थे हमारे संत जो थे कबीर दास। और क्या रहे हमारे, जो पूरा समाज जो अव्यवस्थित था उस समय का, बिखरा हुआ जो समाज था, लोगों के बीच में इतनी गलत धारणाएं फैली हुई थी, उन सभी को संगठित करने, उन सभी को ठीक करने का हमारे जो कबीर रहे हैं वो एक उन्होंने लोक नायक का काम करा। यानी सभी लोगों को साथ चलाने का काम करा है, लोगों को सच्चे मार्ग पर ले जाने का काम करा है। किसने? कबीर दास ने। कुसंस्कारों के जंजाल को दूर कर समाज के सुधार और पूर्ण निर्माण की चेष्टा की है। कबीर ने क्या करा है, समाज में जो भी कुसंस्कार थे यानी जो गलत धारणाएं चली आ रही थी, उन सभी जंजाल जो भी था उनको, समाज को उन सभी जंजालों और उन सारी कुप्रथाओं से समाज को दूर करा, उसमें सुधार करने की कोशिश करी और पूर्ण निर्माण की चेष्टा करी। किसने? कबीर ने। आगे हमारा क्या है, कबीर के समय में क्या था, जो राजनीतिक अव्यवस्था थी पूरे समाज के अंदर, धार्मिक असहिष्णुता थी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य के अंदर कबीर का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहा है, क्योंकि उन्होंने समाज में सुधार की बात करी और लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए कहा और सच्चे लोक नायक के रूप में ही उभर कर आए हमारे कबीर दास। आगे है हमारा कबीर दास युग दृष्टा महानतम थे। अपने युग के आप कह सकते हैं एक महानतम कवि माने जाते हैं। ठीक है, कबीर ने सभी को एक ही ईश्वर की संतान बताया और उनके अंधविश्वास को दूर किया। कबीर ने हमेशा से ये बताया कि ईश्वर अलग अलग नहीं है, ईश्वर क्या है, ईश्वर एक है और हम सब उनकी संतान हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी सब कौन है, एक ही ईश्वर के क्या है, संतान हैं। सब अलग अलग अंधविश्वासों पे चलने के बजाय सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करते हैं। अगर उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो ईश्वर उनसे क्या होंगे, प्रसन्न होंगे और उनके जीवन को वो सुधार देंगे। कोई हिंदू कोई तुर्क कहवे एक जमीन पर रहिए। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश जो है सबसे पहले कबीर ने ही दिया था। जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं, हमेशा से ही मतभेद रहते हैं, लड़ाइयाँ रहती हैं उन दोनों में, और कबीर ने शुरू से ही उन दोनों के बीच में एकता की बात करी है। और उनके धर्म के अंदर जो भी कुप्रथाएं हैं, रूढ़िवादी जो प्रथाएं हैं, शुरू से ही उन्होंने उनका विरोध करा है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो। कबीर ने ब्रह्मचार्य एवं विधि विधानों की जटिलता से रहित उपासना के उस सरल मार्ग का प्रवर्तन किया जिस पर चलने के लिए किसी विशेष जाति या वर्ग का सदस्य होना अवश्य नहीं। यानी कबीर ने जो है एक ऐसा मार्ग को लोगों को दिखाया जिसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें हिंदू बनना पड़ेगा या मुस्लिम बनना पड़ेगा या सिख बनना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी धर्म या जाति का होना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है। उसका सदस्य होना हमें ज़रूरी नहीं है, नहीं अवश्य नहीं है। हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर क्या होनी चाहिए, भक्ति की भावना होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। उससे क्या होगा, ईश्वर जो है भक्त से प्रसन्न हो जाएंगे। कोई भी ऐसे मार्ग पे आसानी से चलकर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कबीर का ये मानना है। आगे हमारा क्या है, कबीर से पहले भी युगदर्शी महात्मा हुए थे, परंतु उनमें से किसी में पूरी तीव्रता के साथ जाति पाति तथा ब्रह्मचारों का खंडन कर समाज के मार्ग प्रदर्शन का साहस नहीं था। यानी हम ये कह सकते हैं कबीर ही ऐसे नहीं है कि जिन्होंने समाज सुधार की बात करी थी। कबीर से पहले भी कई ऐसे कवि आए जिन्होंने समाज में सुधार की बात करी, परंतु जिस तरीके से कबीर ने एकदम खुलकर विरोध करा है, चाहे वो ब्रह्मचार्य जीवन का हो गया और धर्म के अंदर जो भी आडंबर होती हैं, जो भी क्रूरतियाँ हैं, उन सभी प्रथाओं का उन्होंने खुलकर विरोध करा है। ऐसा जो प्रदर्शन है पहले किसी ने हमें नहीं दिया था, ऐसे कोई भी कवि नहीं आए थे। ठीक है, इसी पे जो हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वो क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य के हजारों वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। यानी जो हिंदी साहित्य का इतना पुराना जो हमारा पूरा इतिहास रहा है, उस पूरे इतिहास के अंदर जो कबीर है उनके जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ है, यानी किसी ने भी जन्म
नहीं लिया है। महिमा में वह व्यक्तित्व एक ही प्रतिद्वंदी है। प्रतिद्वंदी का मतलब क्या होता है? एक ही कॉम्पिटिटर है जो कबीर का आप कह सकते हो कॉम्पिटिटर माने जाते हैं। वो कौन है? हमारे तुलसीदास जी। ठीक है, सिर्फ एक ही है जो आपको कह सकते हो कॉम्पिटिटर है हमारे कबीरदास के, समान माने जाते हैं दोनों। बाकी कबीर जैसा कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा कौन कहता है? हजारी प्रसाद। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या कहा गया है? कबीर के काव्यों में समाज सुधार, हिंदू मुस्लिम एकता, सर्वधर्म समन्वय के तत्व जो है हमें मिलते हैं, परंतु वे मूल भक्त थे। जो कबीर थे वो एक मूल भक्त माने जाते हैं, बट उनके जो काव्य हैं उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? वो एक समाज सुधारक रहे हैं। समाज के अंदर जो भी प्रथाएं चल रही थी, बुरी प्रथा, उन सबका उन्होंने विरोध करा है। हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करी है, समन्वय की बात करी है। ये सारे तत्व भी हमें उनके काव्यों में देखने को मिलते हैं, बट वो मूल रूप से क्या थे? एक भक्त थे, ईश्वर के भक्त, जो एक निर्गुण काव्यधारा के भक्त माने जाते हैं। कबीर जो है उनकी धार्मिक और सामाजिक विचारधारा क्या थी? धार्मिक विचारधारा के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि उस समय में, जिस समय में कबीर का जन्म हुआ था, उस समय समाज के अंदर क्या था? हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाइयाँ हैं और अपने आप को ऊंचा दिखाने की जो बात थी वो चल रही थी कि हिंदू धर्म के लोग ये कहते थे कि हमारा धर्म अच्छा है, मुस्लिम धर्म के लोग कहते थे कि हमारा धर्म अच्छा है। लेकिन कबीर ने क्या कहा? उन दोनों में एकता की बात करी। ठीक है, जो दोनों ही धर्म में जो बुरी बात है उनका खंडन करा। आंखों पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दे को खोलने का जो प्रयास किसने करा है? कबीर ने करा है। ठीक है, धर्म के नाम पर जो अलग अलग तरीके की जो प्रथाएं चल रही थी, जो गलत प्रथाएं थी, जिसका कोई तर्क नहीं था, जिसकी कोई मान्यता ही प्राप्त नहीं थी, उन सभी का उन्होंने क्या करा है? उन सभी पर्दों को खोलने का प्रयास करा है कबीर ने। हिंदू मुस्लिम की एकता का समर्थन करा है शुरू से ही, और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करा है। ठीक है, क्योंकि वो एक निर्गुण भक्त थे, जो सगुण भक्त नहीं थे। यानी निर्गुण भक्त वो होते हैं जो ईश्वर के किसी भी आकार को नहीं मानते हैं, ईश्वर को निराकार रूप में मानते हैं। ईश्वर जो है मनुष्य के आत्मा में मिलते हैं, ना कि वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सब जगहों पे हैं। कबीर का ये मानना था। ठीक है, सामाजिक विचारधारा के अंदर आप ये कह सकते हो समाज में फैली जो आडंबर वगैरह थी, जो भी बुराइयां थी, उन सब का उन्होंने खुलकर विरोध करा। खुलकर आप कह सकते हो जो भी समाज के अंदर जैसे मूर्ति पूजा हो गई, माला जपना, तप करना, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने उन सब का विरोध करा। आडंबरों के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को ही फटकारा। सिर्फ उन्होंने एक ही धर्म को आप कह सकते हो टारगेट नहीं बनाया, चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो। दोनों के अंदर जो भी बुराइयां थी, जो भी गलत प्रथाएं थी, उन दोनों को उस चीज़ के लिए उन्होंने अपने काव्यों के द्वारा फटकारा है। कबीर भक्त और कवि होने के अतिरिक्त समाज सुधारक भी थे। जैसे हम मानते हैं जो कबीर हैं वो भक्त भी थे और एक समाज सुधारक भी थे। समाज में प्रचलित रूढ़ियों और मिथ आडंबरों की उन्होंने कटु आलोचना करी है। ये हम उनके साखियों, उनके पद वगैरह में हम आसानी से देख सकते हैं। तत्कालीन समाज में हिंदू और मुसलमान दोनों ही बाहरी आचार्यों में विश्वास रखते थे, यानी जो भी बुरी प्रथाएं हैं और गलत प्रथाएं, उन सारी चीज़ों में विश्वास रखते थे। जैसे हिंदू माला, तिलक, तीर्थ स्थान आदि के पक्षपाती थे, यानी इन सारी चीज़ों को मानते थे। और जो मुसलमान रोज़ा, नमाज, अजान, इन सारी चीज़ों को मानते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो कबीर हैं उन्होंने इन सारी चीज़ों को क्या करा है? विरोध करा है, खंडन करा है कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है एक भक्त होने के लिए, कि अगर हमें ईश्वर से प्रेम करना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें रोज़ा रखना होगा या व्रत रखना होगा या नमाज़ पढ़नी होगी। ये कबीर का ऐसा मानना है। अब कई बच्चे ऐसा कमेंट करते हैं कि मैम आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये कबीर ने कहा है कि रोज़ा नहीं रखना चाहिए, व्रत नहीं रखना चाहिए या तीर्थ स्थानों पे नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, कबीर का ये मानना है। अगर किसी को सच्चा भक्त बनना है तो उसको अच्छे कर्म करने चाहिए। कबीर ये कहते हैं कि उसको अगर वो अच्छे कर्म करता है, सभी की हेल्प करता है, सभी की मदद करता है और सच्चे मन से ईश्वर की सिर्फ भक्ति करता है, तो वो एक क्या है? सच्चा भक्त माना जाएगा। ना कि बुरे कर्म कर कर अगर हम तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, तप कर रहे हैं और व्रत वगैरह रख रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है, तो वो सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ईश्वर कभी भी उनसे खुश नहीं होगा। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों से खुश होगा जो क्या करेंगे? सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करेंगे और सच्चे मार्ग पर चलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे और अच्छे कर्म करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। ऐसे लोगों से जो ईश्वर जो है वो खुश होते हैं।
आगे हमारा प्राणी मात्र की एकता और समता का संदेश सुनाने वाले कबीर ने अहिंसा को आदर्श बनाया, यानी कभी भी उन्होंने हिंसा को आप कह सकते हो समर्थन नहीं करा, हमेशा अहिंसा का समर्थन करा है। ठीक है, और जो भी ब्रह्मांडों को जो त्याग कर काम क्रोध लोभ मोह आदि को उन्होंने क्या बताया है, ये एक हमारा मन का क्या है, विकार है, गलत चीज़ है। अगर हम शुद्ध तरीके से अगर ईश्वर की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, एक सच्चा भक्त बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी उनकी सामाजिक विचारधारा और धार्मिक विचारधारा थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन हमारा क्या है, मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कविता नर हो ना निराश करो मन को प्रतिपाग लिखिए। इस क्वेश्चन में हमें जो हमारी इनके द्वारा जो कविता लिखी गई है इसका प्रतिपाग करना है और उनके जो साहित्यिक परिचय है उसको बताना है। परिचय में हम क्या बताएंगे इस क्वेश्चन के, मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में वह खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, इससे पहले जितने भी हिंदी साहित्य वगैरह काव्य वगैरह लिखे गए हैं वो कभी भी खड़ी बोली में नहीं लिखे गए थे। बट जब मैथिली शरण गुप्त जो कवि रहे हमारे, इन्होंने क्या करा, खड़ी बोली का प्रयोग करा और ये हमारे प्रथम खड़ी बोली में लिखने वाले काव्य के सबसे प्रथम कवि हमारे बन गए। आगे हमारा मैथिली शरण गुप्त का साहित्य परिचय हम देते हैं। जो जैसा हम जानते हैं, जो मैथिली शरण गुप्त की जो भाषा रही है शुरू से काव्य की, वो खड़ी बोली रही है और हमेशा से उन्होंने राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा है। यानी उन्होंने जो देश से प्रेम की जो भावना है उन सभी भावनाओं को अपने काव्यों के अंदर लिखा है, ताकि लोग जब उसे पढ़े तो उनके मन में क्या है, देश के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं, उनका जो प्रेम है वो क्या हो जाए, उमड़ आए, यानी वो प्रेम जो है बाहर आए। भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। ठीक है, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से भारतीय संस्कृति को अपने काव्यों के अंदर चित्रण किया है। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया, यानी उनको एक आप कह सकते हो पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है, उससे उनको सम्मानित किया गया है कि उनके काव्यों में इतनी सुंदर तरीके से भारत की संस्कृति का चित्रण किया गया है, देश के प्रति उनकी जो प्रेम है उस चीज़ को बताया गया है। आगे उनकी जो रचनाएं हैं अलग अलग तरीके की, वो कौन कौन सी रचनाएं उनकी, साकेत, भारत भारती, यशोदा धारा, द्व्यपार, जय भारत, विष्णुप्रिय, ये अलग अलग तरीके की इनकी रचनाएं हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। अन्य रचनाओं में भी यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं। आपको इसमें से 4-5 रचनाओं को याद कर लेना है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई थी। आगे है हमारा कि उनके साहित्यिक कार्य, उनके साहित्यिक कार्य में क्या आएगा, मैथिली शरण गुप्त ने बाल्यावस्था से, यानी जब वो छोटे थे उसी समय से ही संस्कृत और इंग्लिश और बंगाली, इन तीनों ही भाषाओं का उन्होंने शुरू से ही अभ्यास करा। ठीक है, और इसी में आगे चलकर आप कह सकते हो उन्होंने अपने काव्यों को लिखा। बहुत सी पत्रिकाओं में हिंदी कविताएं लिखकर गुप्त ने हिंदी साहित्य में प्रवेश किया। स्टार्टिंग से पहले वो इन सभी भाषाओं के अंदर काव्य लिखा करते थे, बट धीरे धीरे वो अलग अलग प्रकार की पत्रिकाओं को लिखकर हिंदी भाषा में लिखा करते थे, जिससे उनका क्या हुआ, हिंदी साहित्य में भी प्रवेश हो गया। भारतीय आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने शुरू से ही क्या करा, भारत की जो आज़ादी थी उसके लिए उन्होंने संघर्ष करा। अंग्रेज़ों ने जो भारत को गुलाम बना रखा था और लोग जो थे उस गुलामी को आराम से सह भी रहे थे, उन्होंने अपने काव्यों के द्वारा क्या करा, देश प्रेम की जो भावनाएं अपने काव्यों में लिखी और लोगों को जगाने की कोशिश करी। उनके लिए ये कविताएं जो है बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक रही, मतलब कि उनकी कविताएं जो थी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई। मैथिली शरण गुप्त की साहित्यिक जीवन की शुरुआत जो है सरस्वती जैसी लोकप्रिय हिंदी पत्रिकाओं के लिए कविताएं लिखने से हुई थी। उन्होंने सबसे पहले कौन सी, सरस्वती जैसी लोकप्रियता पत्रिकाएं लिखी थी, उनकी हिंदी साहित्य में आप कह सकते हो शुरुआत मानी जाती है। 12 साल की उम्र में उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने सरस्वती सहित विभिन्न पत्रिकाओं में कविताएं लिखकर हिंदी साहित्य में कदम रखा। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने सरस्वती पत्रिकाओं में लिखा, फिर अलग अलग और भी पत्रिकाओं में उन्होंने कविताएं लिखना शुरू करा। साल 1910 में भारतीय प्रेस द्वारा रंग में भंग के प्रकाशन के बाद जो है मैथिली शरण गुप्त ने
जनता के बीच में सफलता का पहला स्वाद अनुभव करा। उनके द्वारा रंग में भंग जब ये चीज़ प्रकाश हुई लोगों के बीच में तो उसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो पसंद करा और लोग इन्हें जानने लगा। फिर धीरे धीरे ये और प्रसिद्ध हो गया हमारे हिंदी साहित्य के अंदर। और उनकी अब यहाँ पे कविता जो है, नर हो ना निराश करो मन को, यानी इस कविता का हमें प्रतिपाग करना है। प्रतिपाग में हमें क्या लिखना होता है, जैसे हम किसी भी पोयम की समरी लिखते हैं या उसका सार लिखते हैं, उसी तरीके से आपको इसमें क्या कर देना है, इसका सार बता देना है। ठीक है, इस कविता के अंदर आपको मेन यही बताया गया है कि जो मानव है जब उसने एक मनुष्य के रूप में जब धरती पे जन्म लिया है तो उसको क्या करना है, उसको अच्छे कर्म करने हैं ताकि लोगों के बीच में उसकी ख्याति प्राप्त हो। ख्याति मतलब होता है उसको प्रसिद्धि प्राप्त हो। ठीक है, अगर हमारे जीवन के अंदर कोई भी उद्देश्य नहीं होगा कि हमें आगे चलकर क्या करना है, क्या काम करना है, तो इससे क्या होगा, हमें हमारा जो पूरा जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए गुप्त जी कहते हैं हमें अच्छे कर्म करने हैं, कर्म पे उन्होंने बल दिया है। गुप्त जी ने मानव जीवन को कर्मशील बनाकर सार्थक करने की प्रेरणा दी है। कर्म करना अवश्य है, अन्यथा ये जो जन्म है वो जो है हमारा क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। अगर हमने जन्म लिया है मनुष्य के रूप में तो हमें एक ऐसा काम करना है जिससे संसार के अंदर हमारी क्या हो, ख्याति प्राप्त हो, हमें यानी हमें प्रसिद्धि मिल सके। ठीक है, वरना हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। और हमें अपने जीवन के अंदर अलग अलग तरीके के लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और जिससे हम अलग अलग तरीके के कर्म करें यानी काम करें, और इससे क्या होगा, अपनी सहायता हम क्या कर पाएंगे, खुद कर पाएंगे। और ईश्वर भी फिर क्या करेगा, हमारी सहायता करेगा, क्योंकि ईश्वर सिर्फ उन्हीं लोगों की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, जब तक ईश्वर भी किसी चीज़ में भी हमारा साथ नहीं देंगे और हमारी कोई भी इच्छा क्या है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। ठीक है, इस पूरी कविता का आप यही सार लिख सकते हो कि कर्म क्या है, मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो हमारा जीवन जो है व्यर्थ हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें कविता का प्रतिपाग करना है और उनका साहित्यिक परिचय क्या रहा है। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन हमारा क्या है, निराला किस विचारधारा के कवि थे? निराला शोषित और दलित वर्ग के मसीहा माने जाते हैं। काव्यगत विशेषताओं पर हमें प्रकाश डालना है इनकी। जो हमारे निराला है, इनका पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये हमारे छायावादी काव्यधारा के हमारे प्रमुख कवि माने जाते हैं और ये बचपन से आप कह सकते हो खुली विचारधारा के व्यक्ति थे। ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग से अपने कविताओं के अंदर जो भी समाज के अंदर रूढ़िवादी जो परंपराएं थी उनसे मुक्त कर लोगों को एक सही और स्वस्थ दिशा दी थी। ठीक है, उन्होंने अपनी कविताओं में ऐसे विषयों को लिखा जो इनसे पहले किसी भी कवि ने नहीं लिखा था। उन्होंने जो जनता का यानी जो आम लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, जो परेशानियां थी, जो दुख दर्द था, उन सभी को उन्होंने अपने काव्यों के स्वर में दिया। ठीक, उन्होंने अपने काव्यों के अंदर लिखा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे एग्जाम्पल दिए हैं। दलित शोषित किसानों, मजदूरों, नारियों और भोली भाली जनता के प्रति थी। ठीक है, उनकी जो सहानुभूति थी वो इन सभी लोगों के प्रति थी और इन सभी का जो दुख दर्द है उन सभी के दुख दर्द को उन्होंने अपने काव्यों के अंदर लिखा। ठीक है, उन्होंने समाज में घटने वाली सभी समस्याओं, विषमताओं तथा धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचारों के प्रति व्यंग्यात्मक तथा विद्रोहात्मक स्वर बुलंद किए। ठीक है, उन्होंने अपने काव्यों के द्वारा व्यंग्यात्मक तरीके से यानी उन्होंने कटाक्ष मारते हुए, आलोचना करते हुए अपने काव्यों के अंदर लिखा कि जो भी समाज के अंदर जो भी समस्या या विषमता चल रही थी और धर्म के नाम पर जो भी अंधविश्वास के कार्य हो रहे थे, और विद्रोहात्मक स्वर भी बुलंद किया, यानी क्रांतिकारी के रूप में भी ये हमारे सामने आते हैं। विचारधारा, निराला शोषित और दलित वर्ग के मसीहा माने जाते हैं। कैसे? जैसे उन्होंने शुरू से ही प्रगतिशाली विचारधारा, यानी प्रगतिशाली विचारधारा के अंदर क्या होता है कि जो लोगों के प्रति उनकी जो सहानुभूति है वो प्रकट होती है उनके काव्यों के अंदर। उनका काव्य जो है दलित और कमजोर वर्गों के प्रति विशेष सहानुभूति रखता है, यानी उनकी जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उनको अपने काव्यों के अंदर ये आप कह सकते हो बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाते हैं ताकि लोगों का जो मन है वो पिघल
पिघल जाए और लोग उनके समस्याओं को सोचने के लिए मजबूर हो जाएं और उनका समाधान करने के लिए जो पूरा समाज जो है वो जुट जाए। ठीक है। इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती मजदूर नारी का करुणा चित्रण पाठक के मन को अनायास ही छू जाता है। यानी जब वो एक बार इलाहाबाद जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि पूरे पथ पर धूप पड़ रही है कड़ाके की, और उस पूरी धूप के अंदर एक नारी जो है अपना जो काम है वो पूरे मन से कर रही है, पत्थर तोड़ रही है। वो उस नारी का बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी कविता के अंदर चित्रण करा, भी हम आगे उसको देखेंगे। ठीक है। जैसे दलित, शोषित, कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए उन्होंने काफी सारे आगे और भी यहाँ पे उनके द्वारा क्या करा गया। जैसे निराला का जो हृदय है वो शुरू से ही करुणा भाव से आप कह सकते हो भरा हुआ है, इसीलिए उन्होंने जो भी कमजोर वर्ग हैं, पीड़ित और शोषित वर्ग हैं, उनकी रक्षा को अर्पित कर दिया है। उनकी रक्षा के लिए उन्होंने काफी सारे कार्य करे, अपने काव्यों के अंदर उनकी प्रॉब्लम्स को लिखा और लोगों से आप कह सकते हो उनसे रिक्वेस्ट करी, अपेक्षा करी कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जा सके। साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा के अंदर यही आएगा कि प्रगतिवादी कवियों ने साम्यवाद का गुणगान मुक्त कंठ से किया है। जो भी प्रगतिवादी जो हमारे कवि रहे, उन्होंने साम्यवाद की जो विचारधारा है उसका गुणगान करा है। साम्यवादी विचारधारा के अंदर क्या आता है, जो भी दलित, शोषित वर्ग वाले हैं उनकी प्रॉब्लम्स को देखना, उनका समाधान करना, और जो पूंजीपति लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो उन पे शोषण कर रहे हैं, उनका विद्रोह करना। साम्यवादी विचारधारा यही है कि जो दलित, शोषित लोग हैं उनका समर्थन करना और पूंजीपति लोगों का विद्रोह करना। इसलिए उसी विचारधारा के हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, शोषकों के प्रति आक्रोश। जो शोषक हैं यानी जो शोषण करने वाले हैं, उनके प्रति उनका आक्रोश है, क्रोध है। सामाजिक विषमताओं को दूर करने के पक्ष में थे ये। जो समाज के अंदर जो भी विषमताएं फैली हुई हैं, गलत धारणाएं फैली हुई हैं, लोगों पे जो शोषण हो रहा है अलग अलग तरीकों से, उन सभी को वो दूर करना चाहते थे। ठीक है। आगे क्या लिखा है, उनकी कविताओं में पूंजीपतियों को फटकार जो है हमें साफ दिखाई देती है। जो पूंजीपति लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको उन्होंने खुलकर फटकारा है, उनका विद्रोह करा है, क्योंकि वो एक समाजवादी, आप कह सकते हो साम्यवादी विचारधारा के समर्थन माने जाते हैं। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, यानी शोषक जो है उनके प्रति उनका आक्रोश दिखाई देता है, हमें उनके प्रति उनका गुस्सा दिखाई देता है उनके काव्यों के अंदर। और उसी प्रकार फोर्थ पॉइंट में क्या बताया गया, जो शोषित हैं यानी जो जिनके ऊपर शोषण हो रहा है, जो गरीब लोग हैं, नारी हो गई और किसान वगैरह हो गए, दलित लोग हो गए, उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है उनके प्रति उनकी जो है सहानुभूति हमें देखने को मिलती है। ठीक है। उनकी कविताओं के अंदर बहुत सुंदर तरीके से हम उनकी सहानुभूति को देख पाते हैं। शुरू से ही उन्होंने क्या है समस्याओं का अपने जीवन में देखा है, समस्याओं को, अलग अलग समस्याओं को, इसलिए वो उनकी समस्याओं, जो दलित और शोषित वर्ग है, उनकी समस्याओं को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाते हैं कि हाँ उनको क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। और इसी वजह से उन्होंने अपने काव्यों के अंदर, अपनी कविताओं के अंदर उन सभी समस्याओं, उन सभी शोषित वर्ग को बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी समस्याओं को दिखाया है लोगों को। ठीक है। और उनके समाधान की बात करी है। क्रांति और नव निर्माण की प्रेरणा, यानी उन्होंने क्रांति की बात करी है। जो इस तरीके की जो पूरी समाज के अंदर जो व्यवस्था चल रही है, जो गरीब है उनको दबाया जा रहा है और जो अमीर है वो उठते ही चले जा रहे हैं, शोषण करते ही चले जा रहे हैं, तो उन्होंने क्रांति की बात करी है। नव निर्माण यानी नया निर्माण की प्रेरणा दी है लोगों को। एक नई व्यवस्था के अंदर सुधार की बात करिए, क्रांति की बात करिए उन्होंने। ठीक है। ये उनकी क्या होगी, आप कह सकते हो निराला दलित वर्गों के प्रति जो है वो क्या है, एक मसीहा माने जाते हैं कि उन्होंने समाज में सुधार की बात करी है। गरीब शोषित वर्गों का आप कह सकते हो उनका सपोर्ट करा है, उनका समर्थन करा है, उनके दुख को समझा है, उनके प्रति उनकी सहानुभूति हमें उनके काव्यों में दिखाई देती है। आप यहाँ इन सभी पॉइंट से हम समझ सकते हैं। आगे हमारा है काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषता के अंदर क्या आएगा, उनकी भाषा हम देखते हैं। खड़ी बोली में उन्होंने अलग अलग प्रकार की रचनाओं को लिखा। यहाँ पे काफ़ी सारी रचनाएं दे रखी हैं हमें। और सामाजिक चेतना और विद्रोह की काव्य है। उनके काव्यों के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, विद्रोह की भावना हमें देखने को मिलती है। वो किसके प्रति, जो हमारे पूंजीपति लोग हैं उनके प्रति। ठीक है। और जो शोषित वर्ग है उनके प्रति उनकी सहानुभूति हमें देखने को मिलती है। अन्य छायावादी कवियों की अपेक्षा निराला जो है अधिक विरोधी
और स्वच्छंदवादी दिखाई देते हैं। यानी जो भी छायावादी कवि रहे हैं उनसे ज़्यादा हमें जो क्रांतिकारी रूप, विरोधी रूप जो हमें देखने को मिलता है वो ज़्यादातर निराला में ही देखने को मिलता है, क्योंकि उनके काव्यों में सारी चीज़ें बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमें दिखाई देती हैं। पुरानी जितनी भी रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही थी उनको नष्ट करने की बात करी है उन्होंने, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जितनी भी रूढ़िवादी प्रथाएं हैं वो क्या कर रही हैं, वो समाज को खोखला बना रही हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि इन सारी प्रथाओं को नष्ट कर दिया जाए, यानी उनको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। प्राकृतिक चित्रण, जिस तरीके से नागार्जुन वगैरह कवि ने प्रकृति का सुंदर तरीके से वर्णन कराया, उसी प्रकार निराला के कई सारे काव्यों के अंदर, कविताओं के अंदर हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने भी प्रकृति का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन करा है। उनकी कविताओं में प्रकृति जो है निर्जीव पदार्थ की तरह अंकित नहीं होती, क्योंकि प्रकृति जो है जैसे पेड़ पौधे, आसमान, बारिश, ये सारी चीज़ें आप कह सकते हो निर्जीव है, सजीव नहीं है, बोलती नहीं है, चलती फिरती नहीं है। बट उनके काव्यों के अंदर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वो निर्जीव हैं, ऐसा अंकित होता है कि वो क्या है, सजीव एवं प्राणवान है, उनके अंदर प्राण है, वो सजीव हैं, ऐसा उन्होंने दिखाया। चाहे वो बसंत हो गया, वर्षा हो गई, ग्रीष्म हो गया, शरद ऋतु हो गई, उनकी कविताओं के अंदर वो प्रकृति जो चित्रण है बहुत ही अच्छी तरीके से भाव अनुकूल किया गया है। ठीक है। व्यक्तिगत सुख दुख की अभिव्यक्ति का काव्य है, यानी जो सभी लोगों की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, व्यक्तिगत जो दुख है या सुख है, उन सभी को उन्होंने अपने काव्यों के अंदर अभिव्यक्त कराया, यानी उन सभी को अपने काव्यों के अंदर दिखाया है, जिनमें व्यक्तिगत सुख दुख को सुंदर अभिव्यक्ति के साथ पिरोया गया है। उनके जितने भी काव्य रहे हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें अभिव्यक्त की गई हैं, पिरोया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। राष्ट्रीय भावना भी हमें उनके काव्यों के अंदर मिलती है, क्योंकि देश से प्रेम की जो भावना है वो निराला के काव्यों के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। भारत के महान परंपराओं को कविता में स्थान दिया और भारतीय इतिहास को स्वर्णिम पृष्ठ को काव्य में अंकित किया है। किसने? निराला जी ने। ठीक है। जैसे खून की होली जो खेली, जागो फिर एक बार, भारती वंदन, वाणी वादनी वर्दे। ठीक है। अलग अलग तरीके की हमारी क्या है, उनकी काव्य हैं, जिनसे हमें देश की प्रेम, यानी जो देश प्रेम है, राष्ट्रीय भावना है, वो सारी देखने को हमें मिलती हैं। प्रेम एवं सौंदर्य का काव्य, प्रेम और सौंदर्य का काव्य के अंदर क्या आएगा, प्रेम और सौंदर्य के प्रभावशील वर्णन हुआ है नायक नायिका के रूप में, जो उन्होंने वर्णन करा वो हो गया। कला पक्ष के अंदर जो है वो मुक्त छंद में अपनी कविताओं को लिखा करते थे, खड़ी बोली का प्रयोग करा करते थे, वो लिख सकते हो आप कला पक्ष के अंदर। रहस्य अनुभूति काव्य के अंदर आप लिख सकते हो कि वो एक भक्त कवि भी माने जाते हैं। कई जगहों पे हमें देखने को मिलता है कि वो भक्ति को सर्वोपरि मानते थे, यानी सबसे ऊपर माना करते थे। उन्होंने भक्ति की योग कर्म ज्ञान आदि का समन्वय करने का प्रयास करा है, यानी उन्होंने भक्ति जो है, ईश्वर की जो भक्ति है, उसको उन्होंने समन्वय लाने के लिए सभी के बीच में उन्होंने अलग अलग तरीके का प्रयास करा है। चाहे भक्ति हो गई, योग हो गया और कर्म होगा, इन तीनों को ही आपस में क्या कह सकते हो, तालमेल बैठाने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके का प्रयास करा है। तो इस तरीके से हमारे 8 पॉइंट हो गए इस पूरे उनकी आप कह सकते हो काव्यगत विशेषता के अंदर, और उनकी जो दलितों के प्रति जो भी सहानुभूति रही है वो हमने देखी निराला जी की। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन हमारा क्या है, कविता की साप प्रसंग व्याख्या कीजिए। अब आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी हमारे कवि रहे हैं उनकी कोई भी आपको पद या दोहा आपको दे दिया जाएगा एग्जाम के अंदर और बोला जाएगा उसकी साप प्रसंग व्याख्या कीजिए। अब कई सारे स्टूडेंट को साप प्रसंग व्याख्या करनी नहीं आती और कई सारे स्टूडेंट को आती भी होगी जो उन्होंने 12th में अच्छी तरीके से कर रखी है। तो उसका जो फॉर्मेट है वो उसी तरीके से रहेगा, बस आपको उसकी व्याख्या करना आनी चाहिए कि आखिर ये जो लाइन्स है, ये जो दोहा है, आपसे क्या कह रहा है, उसको आपको अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखना होता है, यानी हिंदी में। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है, गुरु गोविंद तो एक है दूजा यहू आकार, आपा मोटी जीवत मरे तो पावे करतार। अभी किसके द्वारा कही गई है, कहाँ कही गई है और इसकी व्याख्या क्या होगी, ये आपको साप प्रसंग व्याख्या में लिखना होता है। सबसे पहले आपको पॉइंट बनाना होता है, संदर्भ या प्रसंग लिख सकते हो। इसके अंदर आपको लिखना होता है कि ये जो उपयुक्त जो भी हमारी साखी है या दोहा है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये कबीर की द्वारा लिखी गई है और वो कहाँ पे संकलित है, गुरुदेव को अंग में ये इसको संकलित किया गया है इस साखी को।
ठीक है, वहाँ से इसको लिया गया है। अब इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है, इसके अर्थ को आपको क्या करना है, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में व्याख्या का पॉइंट डालकर उसको अंदर आपको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है, गुरु गोविंद तो एक है, यानी गुरु यानी जो हमारे गुरु हैं और जो ईश्वर हैं, गोविंद यानी ईश्वर, वो दोनों क्या हैं, एक हैं, उसमें कोई भी क्या है, अंतर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर देखने को मिलता है, जो भी उनका बाहरी रूप है, आकार वगैरह जो है वो अंतर है। बाकी गुरु और ईश्वर क्या है, दोनों समान हैं। और अगर हम इन दोनों के अंतर को ख़त्म करना चाहते हैं तो शिष्य को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पूरी तरीके से गुरु के ऊपर या ईश्वर के ऊपर अपने आप को समर्पित कर देगा, तो वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यानी आप मोटी जीवत मारे, यानी अपना जो भी उनका अहंकार है, शिष्य का जो भी अपना अहंकार है, उस चीज़ को उसे मिटाना होगा और अपने आप को पूरी तरीके से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना होगा, सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी होगी, तो जाके वो क्या कर सकता है, ईश्वर को पा सकता है और उसके अंदर वो समा जाएगा, ब्रह्मा के अंदर क्या हो जाएगा, वो समा जाएगा। ये इसकी क्या होगी, हमारी व्याख्या होगी। विशेष आपको थर्ड पॉइंट डालना होता है, विशेष के अंदर आपको लिखना होता है जो आपकी साखी, पद या दोहा दिया होता है उसके अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग करा गया है और कौन से अलंकारों का, कौन से छंद का, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती है। गुरु की महत्व को प्रतिपादित किया गया है इस पूरे साखी के अंदर। मिली जुली भाषा का प्रयोग है, यानी जैसे हम जानते हैं कवि जो है हमारे, वो मिली जुली यानी सिद्दूकड़ी भाषा का प्रयोग करा करते थे। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और दोहा छंद में लिखा गया है हमारा। ठीक है, आगे क्या है हमारा, यही इसका भी हमें क्या करना है, साप प्रसंग व्याख्या करनी है। सेम वही हमारा पूरा फॉर्मेट रहेगा। आपको साप प्रसंग व्याख्या का मेन आपको फॉर्मेट याद रखना है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइंस जो भी आपके एग्जाम में दी जाएंगी काव्य की, वो आपको पता होनी चाहिए वो किसके द्वारा लिखी गई हैं और कहाँ से लिया गया है इसको। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में यही आ जाए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। सबसे पहले इसको भी देख लेते हैं हम। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मेके में आई बेटी की तरह मांगन है, फूली सरसों की छाती से लिपट गई है, जैसे दो हम जोली सखियां गले मिली हैं, भैया की बांध से छूटी भौजाई सी, लहंगे की लहराती लचती हवा चली है। ठीक है, अब इसका आपको क्या बताना है, सबसे पहले प्रसंग बताना होगा, व्याख्या और विशेष। प्रसंग में आप क्या बताओगे कि ये जो हमारे कविता है वो कहाँ से ली गई है, इस कविता का नाम क्या है, इस कविता का नाम धूप है। और जो ये धूप वाली कविता किसके द्वारा लिखी गई थी, हमारी केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, यह उनके संकलन फूल नहीं रंग बोलते हैं में इसमें संकलित किया गया। और इस कविता के अंदर क्या है, गांव के अंदर धूप निकली है, ठीक है, चमकती हुई धूप निकली है और जो कवि हैं उन्होंने उस धूप को किसकी तरह बताया है, एक स्त्री के रूप में, यानी एक बेटी के रूप में दिखाया है जो अपने मायके में आई है बहुत ही सज धज कर। यानी हम कह सकते हैं धूप का उन्होंने मानवीयकरण कर दिया है। मानवीयकरण अलंकार में क्या होता है, किसी भी प्राकृतिक चीज़ को जब मानव के रूप में दिखाया जाता है तो वहाँ पे हमारा मानवीयकरण अलंकार लग जाता है। ठीक है, मनुष्य की क्रियाओं के साथ जोड़कर दिखाया गया है धूप को। व्याख्या करते हैं इस पूरे, आप कह सकते हो कविता की। इसमें क्या है, कवि कहते हैं कि जो धूप है वो चमक रही है, धूप की चमक ऐसी लग रही है मानो चांदी की साड़ी पहनकर कोई बेटी अपने मायके में आई है। जब कोई भी ससुराल से बेटी अपने मायके में आती है तो बहुत ही सज धज कर संवर कर आती है। उसी प्रकार जब गांव के अंदर एक चमकती हुई धूप निकली है तो उसकी धूप चांदी की प्रकार लग रही है। और कवि ने ये माना है कि वो धूप जो है बेटी के रूप में मानकर कि वो अपने मायके में आई है। मेके में यानी मेके में बेटी स्वच्छंद होती है, यानी वो मेके के अंदर, अपने मायके के अंदर वो अपने आप को क्या मानती है, स्वतंत्र मानती है। ससुराल के अंदर वो थोड़ा अपने आप को बंधा बंधा रूप मानती है, वो ससुराल की औपचारिकताओं से स्वतंत्र होती है। ठीक है, ससुराल के अंदर उसको वही करना होता है, जो भी वहाँ पर रीति रिवाज है उसके अनुसार चलना होता है। बट मायके के अंदर वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं करती, वो अपने आप को क्या मानती है, स्वतंत्र मानती है। उसी प्रकार खिली हुई है, यानी इस तरीके से वो खुश है, इस प्रकार वो खिली हुई है वो पूरी धूप कि मानो वो मैके के अंदर आई हुई है। धूप भी मगन और बेपरवाह सी प्रतीत हो रही है, जिसको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। जब कोई भी लड़कियां अपने मायके में आती हैं तो उनको वो बेपरवाह हो जाती हैं, यानी उनको अब रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है। ससुराल में टोकने वाला या हर चीज़ पे ताने मारने वाला, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसी प्रकार धूप को यहाँ पे दर्शाया गया है। धूप हरी भरी फूली हुई पीली सरसों पर पड़ रही है,
यानी खेतों के अंदर जो धूप है वो पीली सरसों पे पड़ रही है, तो दोनों एक दूसरे के रंग में घुल मिल गई हैं। यानी धूप की जो किरण है और जो सरसों पे जो वो धूप पड़ रही है, दोनों की जो रोशनी है, कलर जो है वो पीला पीला होता है, तो दोनों जो हो क्या हो गई, एक दूसरे से मिल गई हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों जो सखियां हैं वो बहुत दिनों बाद आकर मिल रही हैं। जैसे मायके में आकर बेटी अपनी बिछड़ी हुई सहेलियों से मिलती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धूप भी जो है सरसों से गले मिल रही है। साथ ही जो हवा चल रही है वह भी ऐसी प्रतीत हो रही है मानो भाभी आंगन में लाज के मारे भाई से अपने को छुड़ाकर भाग रही हो, तो उसका लहंगा लहलहा रहा है, यानी लहर रहा है, यानी हवा में उड़ रहा है। जो भाभी जो है वो लाज खा रही हैं भाई से, वो अपने हाथों को छुड़ाकर भाग रही हैं, जिससे उनका लहंगा जो है वो हवा में उड़ रहा है। तो ये सारी चीजें उन्होंने क्या करी है, मानवीकरण अलंकार के रूप में पूरे धूप को दिखाया है इसके अंदर। ठीक है, इसका विशेष देख लेते हैं हम। लहंगे का लहराती लचती कवि की कल्पना शक्ति का उदाहरण है। लहंगे का लहराती लचती कविता के अंदर अनुप्रास अलंकार और श्रृंगार रस का प्रयोग करा गया है। और धूप को आप यहाँ पे चौथा पॉइंट भी डाल सकते हो कि इसके अंदर मानवीकरण अलंकार भी प्रयोग करा गया है। ठीक है, इस तरीके से ही आपको क्या करना होता है, अपनी साप प्रसंग व्याख्या को करना होता है। पहले प्रसंग लिखना होता है, देन व्याख्या, उसके बाद आपको विशेष, चाहे कोई भी कविता आ जाए आपके एग्जाम के अंदर, चाहे दोहा आ जाए, पद आ जाए, उस तरीके से ही आपको लिखना होता है। और इस नोट्स में अच्छी तरीके से आपको फॉर्मेट वाइज करके भी दिखाया गया है कैसे लिख सकते हो। और इस नोट्स के अंदर कई सारे कविता या दोहे वगैरह को सॉल्व भी कर रखा है, तो आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन के अंदर भी हमें साप प्रसंग व्याख्या करनी है। जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था कि सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है, फिर हमें व्याख्या लिखनी होती है, फिर हमें विशेष लिखना होता है। ये तीनों पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं साप प्रसंग व्याख्या के अंदर। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, अब ये कविता जो है किसके द्वारा लिखी गई है, हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार, पेड़ वहां जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, स्वयं तन भर बांधा यौवन, नत नयन प्रिय करम रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। यानी यहाँ पे कवि जो हैं इलाहाबाद के पथ से गुजर रहे थे, वहां पे एक नारी को देखते हैं, यानी महिला को देखते हैं, वो पथ पर पत्थरों को तोड़ रही है, और ना ही वहां पर उसको छाया देने वाला कोई पेड़ है जिसके नीचे वो आराम से बैठकर उस पत्थर को तोड़ सके। और उसका जो नत नयन आंखें, सब कुछ पूरा फोकस जो है उसके अपने कर्म पर है, ना वो उस साइड देख रही है, ना इधर देख रही है, ना उधर देख रही है, वो पूरा फोकस से अपना काम कर रही है। ठीक है, बार बार क्या कर रही है, वो हथौड़े से उस पत्थर पर प्रहार कर रही है, यानी उसको मार रही है बार बार। जैसे इस इमेज में देख सकते हो ना आप, वो हथौड़े से इस पत्थर को मार रही है बार बार। ठीक है, सामने तरु मल्लिका अटालिका प्रकार, यानी उसी के जस्ट सामने बड़े बड़े महल और अटालिकाएं बन रखे हैं। ठीक है, तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रसंग में आप क्या लिखोगे, वह तोड़ती पत्थर कविता से ली गई है, और इसके कवि कौन है, हमारे छायावादी कवि रहे हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा ये रचित है। इस कविता के अंदर जो कवि निराला है वो एक पत्थर तोड़ने वाली मजदूरनी के माध्यम से शोषित समाज के जीवन को विषमता का वर्णन किया है। यानी किस तरीके से जो मजदूर जो वर्ग होता है उस पे जो शोषण हो रहा है समाज के द्वारा, उस पूरी विषमताओं को उन्होंने अपने इस कविता के अंदर दर्शाया है। कवि कहते हैं, मैंने एक महिला को पत्थर तोड़ते हुए देखा। ठीक है, वो भी कब, इलाहाबाद के पथ पर, यानी इलाहाबाद के रास्ते पर। उस महिला को पत्थर तोड़ते हुए देखते हुए वह एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठी है जहाँ छाया नहीं मिलती, यानी जो महिला है वो ऐसी जगह पे पत्थर तोड़ रही है जहाँ पर कोई पेड़ जो है छाया देने वाला नहीं है उस महिला को। इस प्रकार कवि शोषित समाज की विषमताओं का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि मजदूर वर्ग जो है वो अपना काम पूरी लगन के साथ करते हैं। ठीक है, चाहे परिस्थितियां उनका साथ दें या ना दें, चाहे उनके ऊपर छाया हो या ना हो, क्योंकि महलों और अटालिकाओं में जो बैठे हैं वो अपने दुख वो इस तरीके से लोगों के सामने दर्शाते हैं कि वो जो उनका दुख है वो बहुत बड़ा है। बट जो शोषित वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो दबे कुचले लोग हैं, वो अपनी परेशानियों को ऐसे दबा लेते हैं अपने अंदर कि उनकी जो परेशानियां है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो लोगों के सामने उस चीज़ को नहीं दर्शाते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी अटालिकाओं, बड़े बड़े महलों में बैठे हैं, वो अपनी छोटी प्रॉब्लम को भी इतना बड़ा कर कर दिखाते हैं समाज के सामने कि सारी परेशानियां तो उन्हीं को मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने मजदूर वर्ग का वर्णन करा
करा है। कवि महिला के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महिला का जो रंग है वो बहुत सांवला है, परिपक्व अर्थात युवा काल में आ गई है। यानी जो वो महिला जो है युवा है, यानी एक परिपक्व महिला है और उसका रंग बहुत सांवला है। आंखों में चमक है और मन अपने कार्य में लगा हुआ है। वो उसके ऊपर भले छाया नहीं है, धूप इतनी चमकदार निकली हुई है, बट फिर भी वो उन सारी परिस्थितियों से ना मतलब कह सकते हो लड़कर और उन्हीं का आप कह सकते हो उसका साथ देकर उन परिस्थितियों में खुद को ढाल कर अपने काम में मगन होकर अपना काम कर रही है और वो पत्थर तोड़ रही है। सूरज अपने चरम पर जा पहुंचा है, गर्मी बढ़ती ही जा रही है। कवि बताते हैं कि दिन में सबसे कष्टदायक समय यही है। धरती आसमान सब इस भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं। अचानक क्या होता है, महिला की नज़र उन सामने वाली भवन यानी जो ऊंचे ऊंचे जो भवन वगैरह बन रखे हैं और जहाँ से कवि उन्हें देख रहा था वहाँ पर जाती है। परंतु जो महिला है फिर भी रो नहीं रही है, क्योंकि उस उतनी सारी दुख और इतनी सारी परेशानियों से जूझते हुए काम जो है वो मगन के साथ कर रही है। कवि बताना चाहते हैं कि महिला अपनी गरीबी के कारण दुखी है, उसके मन में वो दुख है, परंतु वो उस चीज़ को बाहर नहीं निकाल रही है। उसने अभी तक अपनी हिम्मत नहीं हारी है। अचानक महिला को अपने कार्य का स्मरण होता है, स्मरण यानी अपने काम की याद आती है और एकाएक फिर से अपने कार्य में लग जाती है और केही में तोड़ती पत्थर, यानी फिर वो दोबारा से पत्थर तोड़ने लग जाती है। यानी थोड़ी देर के लिए वो उन सारी बातों को याद करने लग जाती है, उन सारे भवनों को देखकर, बट फिर अचानक से वो अपने काम को याद करती है और फिर दोबारा से अपने काम में जो है मगन हो जाती है। ठीक है, वो अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ती है, अपनी हिम्मत के साथ उस कार्य को करती रहती है। लेकिन ऊंचे ऊंचे भवन जो उन्होंने बनाए हैं उन भवनों में वही नहीं रह पाते जिन्होंने उन भवनों को बनाया है। उनके पास एक रहने के लिए छोटी सी जगह भी नहीं है। वो इतनी सारी परेशानियों से आप कह सकते हो जूझ रहे हैं। कवि ये बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। विशेष इसके अंदर क्या है, सरल भाषा का प्रयोग है, बहुत ही आसान लैंग्वेज का यूज़ करा गया है। मार्मिक कविता है हमारी ये। शोषित वर्ग की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है, यानी जो हमारे शोषित मजदूर किसान वर्ग हैं उन सभी की जो स्थिति है उसको दर्शाया गया है इस कविता के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, यानी यहाँ पे हमें शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, इन पे हमें टिप्पणी करनी है। ठीक है, जैसे पहला क्या है हमारा, हिंदी निबंध की विकास यात्रा। जिस तरीके से हमने अभी 7th क्वेश्चन में देखा था, हिंदी के अंदर जो नाटक का विकास हुआ है उसकी पूरी विकास यात्रा को पढ़ा हमने, और उसी तरीके से जो हिंदी का जो निबंध की जो यात्रा है उसको पढ़ना है हमें। हिंदी के अंदर जो हमारे नाटक का जो विकास है वो भी भारतेंदु युग से माना जाता है, उसी प्रकार जो निबंध का जो विकास हुआ है वो भी भारतेंदु युग से माना जाता है। ठीक है, जिस अलग अलग युग के अंदर अलग अलग कवि रहे हैं, उन सब ने कौन कौन से निबंध लिखे, क्या क्या रहा, निबंध की स्थिति किस तरीके से रही, किस काल में सबसे ज़्यादा निबंध लिखे गए, किस काल में निबंध का जो स्थिति है वो थोड़ी थोड़ी कम होती चलेगी, ये सारी चीज़ें आपको विकास यात्रा में बतानी है। निबंध या आपका नाटक में से एक ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में। ठीक है, मैंने आपको दोनों यहाँ पे दे रखे हैं। नाटक वाला मैंने आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा दिया है डीपली, और निबंध वाला आप इसको ईजिली यहाँ से पढ़ सकते हो। अच्छी तरीके से आपको बताया गया है, इस नोट्स को आप परचेज कर लेना। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको मतलब ऐसे बताए हैं जो आपको खुद पढ़ने हैं, क्योंकि हिंदी के अंदर क्या होता है कि जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, खुद नहीं समझोगे, आप उस चीज़ को बनाकर नहीं लिख सकते हो। हिंदी के अंदर हमें बनाकर लिखना होता है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, देन हमें सब चीज़ क्या है बनाकर लिख के आनी है एग्जाम के अंदर। चाहे वो हमारे किसी भी कवि का जीवन परिचय हो गया, उनकी विचारधाराएं हो गई, हम उसको रट नहीं सकते हैं जब तक हम उसको एक बार रीड नहीं करेंगे। हम एक बार रीड कर लेंगे और हिंदी में वो चीज़ हमें याद हो जाती है। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल काव्य कला और उनकी विचारधारा। ठीक है, यहाँ पे आप केदारनाथ की क्या विचारधारा रही, उनका जीवन के बारे में हमें पूरा उनको बताना होगा इसके अंदर। ठीक है, जैसे हमारे केदारनाथ अग्रवाल जो थे हमारे छायावादी कवि माने जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा बालिका का परिचय, हमें उस कविता का प्रतिपाग करना। प्रतिपाग का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, हमें किसी भी कविता की समरी लिखनी है। ठीक है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ये कविता हमारी लिखी गई थी बालिका का परिचय, कि जैसे कि हम जानते हैं कि सभी की जो जान होती है मनुष्य की वो अलग अलग चीज़ों में होती है। ठीक है, किसी को किसी चीज़ से ज़्यादा प्रेम होता है, किसी को किसी चीज़ से ज़्यादा प्रेम होता है। इस कविता की जो हमारी कवित्री रही हैं उनकी जान जो है वो उनकी अपनी बेटी के अंदर बसती है, अपनी बालिका के अंदर बसती है। वो ये बताती हैं कि जो उनका पूरा ये जो संसार है वो पूरा संसार उनकी बालिका यानी उनकी बेटी के अंदर बसता है। वो सब कुछ अपना अपनी बालिका को मानती हैं, उनको पूजना, उसको अच्छे से रखना, और वो ये मानती हैं कि जो उनकी जो गोद है उनकी शोभा को बढ़ाने वाली उनकी बालिका ही है, उनको सहारा बनने वाली उनकी बालिका ही है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें वो अपनी बेटी के बारे में बताती हैं। तो ये
एक स्टोरी आप इसको ईजिली पढ़ सकते हो। तुलसीदास की लोकप्रियता का आधार, जो हमारे तुलसीदास जी उनकी लोकप्रियता का आधार क्या रहा है कि उन्होंने क्या करा है, सबसे प्रसिद्ध रामचरितमानस को लिखा। वो आज हिंदू धर्म के अंदर हर घर में हम देखते हैं तुलसीदास द्वारा जो रामचरित जो मानस है वो पढ़ा जाता है और हर घर में ये पाया जाता है। और उन्होंने इस तरीके के काव्यों की रचना करी जो लोगों के आप कह सकते हो भक्ति भावना को जागृत करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। इस कारण की जो लोकप्रियता है वो धीरे धीरे क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई और लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे तुलसीदास जी को। ठीक है, कबीरदास जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए, ये हमारे आप कह सकते हो एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं भक्ति काल के अंदर। ठीक है, इस तरीके से जो चारों पॉइंट हैं हमारे शॉर्ट नोट्स के वो बहुत ही इजी हैं। इस तरीके से जो है हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे किस तरीके से पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर वो सारी चीज़ें हमने देखी। हम एग्जाम के अंदर लिख के कैसे आना है मैंने आपको वो भी बताया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नोट्स को डीपली पढ़ने के लिए आप नोट्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कवर करवा दी हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।